Hello everyone. Welcome to Form in India. We cover stories and news which are related to the issues and harassments faced by men. Today we have with us Mr. Rupenshu Pratap Singh, who is a lawyer and a men's rights activist, and his forte is matrimonial laws. So let us welcome him. Hello, Mr. Singh, and welcome to Form in India. And thank you so much for joining us. Yeah, thank you, Antara. Few days back, we all have heard about the Shraddha Walker case, where she was brutally murdered by her live-in partner. और ये जो घटना थी, ये बहुत ही दर्दनाक थी, दिल दहलाने वाली घटना थी। एंड जो क्रिमिनल Right. है, हम सब चाहते हैं कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि ऐसी घटना दोबारा रिपीट ना हो। लेकिन ऐसे कई सारी घटनाएं भी है जहां पे एक लड़की ने लड़के की हत्या की है, वेयर अ वुमन शी मर्डर्ड हर हस्बैंड और हर बॉयफ्रेंड इन द सेम वे। ऐसे केसेस है, जैसे कि कुछ दिनों पहले मे बी सबने वो केस सुना नहीं होगा, लेकिन एक इंसिडेंट हुआ था वेस्ट बंगाल के एक छोटे से इलाके में, जहाँ पे एक लेडी ने अपने बेटे के साथ मिलके अपने पति की हत्या की थी। उसे भी टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग जगहों पे बॉडी पार्ट्स फेंके थे। लेकिन At ऐसे same जो point केसेस, of time, हाँ जी, हाँ हाँ please जी, continue. हाँ, तो ऐसे जो केसेस है, तो जब एक लड़की विक्टिम होती है तो बहुत जल्दी सेंसेशन बन जाती है। सारे न्यूज चैनल्स में लोग उसे दिखाने लग जाते हैं, हम सब उसके बारे में बातें करने लग जाते हैं, ट्वीट्स होने लगती है। लेकिन जब एक आदमी के साथ ऐसी सेम टू सेम घटनाएं होती है, we see कि hardly the influencers talk about it, hardly the politicians, the celebrities talk about it. तो माय क्वेश्चन टू यू इज कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो ऐसे स्टोरीज को कवर क्यों नहीं करती है? क्योंकि जब कोई भी एक घटना घटती है, रिपोर्टर्स तो उसके बारे में जान ही जाते हैं, पुलिस भी वहां पहुंचती है। लेकिन सिर्फ जहां पे एक फीमेल विक्टिम है, वो घटनाएं हैं क्यों, मतलब लाइमलाइट में आती है? या फिर जहां पे एक मर्द विक्टिम है, वो घटनाएं लाइमलाइट में क्यों नहीं आती? लोगों को पता क्यों नहीं चलता है? या फिर कौन ऐसे लोग हैं जो सेंसेशन एक्चुअली में क्रिएट कर रहे हैं? तो आपका इस बारे में क्या कहना है कि क्यों ये जो घटनाएं हैं जहां पे मर्द विक्टिम है, वो लोगों को पता नहीं चल पाती है? ओके अंतरा, अगर हम इस पॉइंट को, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये इतनी आसानी से अगर हम बोलें कि अभी के फेस में जो अभी केस हुआ उसी के फेस में अगर मैं आंसर दूं तो बहुत डिफिकल्ट होगा और किसी को समझ नहीं आएगा कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे यू बीइंग अ जेंडर न्यूट्रल पर्सन लुकिंग एट अ पर्टिकुलर इंसिडेंट कि हाँ ये चीज गलत हुई है तो यहाँ गलत होना चाहिए, गलत को गलत और सही को सही कहना चाहिए, एक डबल स्टैंडर्ड या हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। बट अगर हम देखें कि हमारी डबल स्टैंडर्ड है, हिपोक्रेसी कितनी डीप रूटेड है, तो ये हमारा जो पूरा माहौल है ये ऐसे नहीं बना कि एक एक दिन में हो गया ऐसा, या 2 दिन में हो गया, 1 साल में हो गया, 2 साल में हो गया। तो बेसिकली 1960 से अर्ली 16, और बेसिकली आई टॉक अबाउट 1963, तो जिसके बाद एक ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो तब से एक हमारे सोसाइटी के अंदर में एक मिसेंड्री का जन्म लेना स्टार्ट करा। तो मिसेंड्री इज अ प्रिजम्पशन अगेंस्ट अ मैन कि अगर वो आदमी है तो गलती होगा। तो ये प्रिजम्पशन बहुत इजीली हमारी सोसाइटी में आ गया और धीरे धीरे करके इतना डीप रोटेड हो गया कि अभी इसको हटाना बहुत डिफिकल्ट टास्क बन गया है। कि आपको किसी को समझाना कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी लड़की ने किसी लड़के पे उंगली उठा दी है तो इसका मतलब उस लड़के की गलती ही होगी। हो सकता है वो झूठ भी बोल रही हो, या हो सकता है XYZ रीजन हो उसको, वो किसी ने उसे फोर्स करा हो, या कोई इकोनॉमिक गेन उसे लेना हो, एडवांटेज लेना हो। नो बडी नोज कि एक्चुअल रीजन क्या हो सकता है उसका, बट अगर उसने उंगली उठा दी है तो 10 उंगलियां और उसके ऊपर उठ जाएंगी साथ में ही। तो वो एक सबसे बड़ा इशू यहाँ पे हो जाता है। और जो ये श्रद्धा वॉल्कर के केस की आपने बात करी, जहाँ पे एक अक्यूज आफताब नाम का व्यक्ति है, ये इस टाइम ही क्यों इतना उजागर हुआ और इतना लाइट में आया रादर देन, क्योंकि क्राइम इज अ क्राइम। सो बेसिकली व्हाट आई बिलीव दैट क्राइम इज अ क्राइम, डोंट एसोसिएट दैट विद अ पर्टिकुलर जेंडर। तो अगर कोई क्राइम है तो जो जिसने क्राइम करा है, जो भी कल्प्रिट है, आप उसे सजा दीजिए, परपिट्रेटर को सजा दीजिए। ना कि ये सोच लेना कि यार क्राइम करने वाला जो है वो आदमी है तो इसका मतलब सारे आदमी ही क्रिमिनल्स बन गए। जो डेफिनेशन यहाँ पे समझाने की कोशिश करी जा रही है, हमारे माइंडसेट में डाली जा रही है, सोसाइटी के माइंडसेट में डाली जा रही है, वो बहुत गलत नजरिया पेश किया जा रहा है। तो एक पर्टिकुलर सेक्ट है जिनकी आइडियोलॉजी फेमिनिज्म की आइडियोलॉजी है, और यू यू कैन से नियो फेमिनिज्म एक नया जो बन के आ रहा है, सीडो फेमिनिज्म भी हम उसे कह सकते हैं।
तो इतना गलत राह पे लेके जा रहे हैं पूरी सोसाइटी को कि वहां पे वो जेंडर वॉर जो बन के आ गई है अभी। पहले क्या था, वो अपने जेंडर के लिए फाइट कर रहे थे, अब वो दूसरे जेंडर से फाइट कर रहे हैं। तो वहाँ डिफरेंस है जेंडर्स का, कि आप अपने जेंडर के लिए फाइट कर रहे हैं या आप दूसरे जेंडर से फाइट कर रहे हैं। तो आज की डेट में वो जो स्यूडो फेमिनिज्म है वो दूसरे जेंडर से फाइट कर रहा है, वो अपने जेंडर के लिए फाइट नहीं कर रहा। उनके लिए कोई भी ऐसी चीज जहां पे वो आदमी को ब्लेम कर पाए वो फेमिनिज्म कहलाता है, या जहां पे वो आदमी को नीचा दिखा पाए या उसकी इमेज टार्निश कर पाए, उनके लिए वो फेमिनिज्म है। बल्कि ये फेमिनिज्म नहीं था। अगर हम अर्ली फेमिनिज्म देखे तो दैट्स प्रीटी डिफरेंट व्हाट वी आर एक्चुअली गेटिंग अ पिक्चर इन न्यू डेज फेमिनिज्म। तो वो औरतों के लिए भी ठीक नहीं है कायदे से। बट जिनको समझ नहीं आता वो हमेशा उसी डिप्रोटेड सोसाइटी के, जो मिसेंड्रियस सोसाइटी बन गई है, उसी में ही रहती हैं। और ये एक छोटी घटना नहीं है कि ऐसे होते हैं, क्योंकि सेम टाइम पे गाजियाबाद एक दिल्ली एनसीआर में रीजन है, जहाँ पे 4 साल के बाद में हस्बैंड की जो लाश है वो नेबर के घर से मिली थी, 4 साल के बाद पाई गई थी। और वहां पे भी सिमिलर तरीके से हस्बैंड के टुकड़े करके उसकी वाइफ ने प्लस उसके लवर ने, जो नेबर में ही रहता था, वहां पे गाड़ दिए थे। 4 साल के बाद पता चला इस घटना का, और सिमिलरली छोटे छोटे टुकड़े करके उसको दफना दिया गया था। तो ये घटना बट इतनी हाइप नहीं हुई जितनी श्रद्धा वॉल्कर का केस हुआ। जो हुआ गलत हुआ, दोनों जगह ही क्राइम हुए। और इस सेम सेम टाइम पे 4 जगह और हमने ये खबर सुनी कि जहाँ पे एक आदमी को मार के उसके टुकड़े करके कहीं और फेंक दिया है, डाल दिया। बट वो घटना है इतनी हमारे न्यूज मीडिया में नहीं आई, कहीं पे मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आई, कहीं पे इतनी पब्लिश नहीं हुई। कुछ पॉलिटिकल मुद्दे भी ऐसे बन जाते हैं जहाँ पे कुछ घटनाओं को पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश करी जाती है और मुद्दे बनाने की कोशिश करी जाती है, और जहां से कुछ लोगों को प्रॉफिट होता है, और कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग सोचते हैं कि हम उस मुद्दे का या इस वक्त का किस तरीके से हम फायदा उठा सकते हैं अपनी गेन के लिए। तो वो जो पर्सनल एडवांटेज की है, जैसे जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है, अगर इलेक्शन का टाइम आता है तो सबसे पहले वो बोलती है कि हम लोग औरतों की इज्जत करते हैं, औरतों की सुरक्षा के लिए कानून बनाएंगे और सख्त से सख्त। तो वो ये पॉलिटिकल वादे कर दिए जाते हैं, और पॉलिटिकल वादों में क्या होता है कि ऐसा मुद्दा आता है तो उनको विपक्ष के जो ऑपोनेंट पार्टी होती है उनके खिलाफ एक नया मुद्दा मिल जाता है कि देखो ये कैसी सरकार है जो औरतों की इज्जत नहीं करती। क्योंकि हमारे में एक कही हुई बात बन गई है कि जो वही पार्टी सक्सेस है जो औरतों के बारे में बोले, क्योंकि 49% का 50% जो हमारा वोटिंग है वो औरतों का है। और वो वोट्स लेने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के से लड़ाई लड़ती हैं कि नहीं, हम नहीं, तुम नहीं ज्यादा कर रहे औरतों के लिए, हम ज्यादा कर रहे हैं। और वो कहते हैं नहीं नहीं, तुम ज्यादा नहीं कर रहे, तुमसे ज्यादा हम कर रहे हैं औरतों के लिए। तो एक वो लड़ाई चल गई है कि औरतों के वोट कौन सी पार्टी लेके जाएगी, जिसके लिए आप प्रोटेक्शन लॉज बना दिए जाते हैं। बहुत सारे लॉज डिफरेंट डिफरेंट जो बने हैं। अगर 2013 के अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो वहां पे किस तरीके से लॉज उस टाइम अचानक से बने थे, इतनी जल्दबाजी में बनाए गए थे, उसके जो परिणाम है वो आज हम भुगत रहे हैं। जिस हम्म। तरीके से मिसयूज किया जा रहा है बात सबको दिख रहा है। बट उस टाइम जस्ट टू gain advantage in a election, they made such rules or such sections which come into force afterwards as an amendment act. तो वो सारी चीजें जो हुई हैं वो हमारी सोसाइटी में बहुत डीप रूटेड पहले से हैं। और जो ये जो जब तक हमारी सोसाइटी मिसेंड्री फ्री नहीं होगी, मिसेंड्री वही जो टर्म है कि जहाँ पे आप एक आदमी को इसलिए क्रिमिनल समझ लेते हो क्योंकि वो एक आदमी है, उसको हम मिसेंड्री कहते हैं। और ऐसी सोसाइटी को जहां पे ये माना जाता है वो मिसेंड्रस सोसाइटी कहलाती है। तो वही जब तक नहीं खत्म होगी तब तक यही चीज चलती रहेगी। एक जगह आ, जो विक्टिम होगा वो आदमी होगा, एक जगह जो विक्टिम होगी औरत होगी, क्राइम सेम होगा, हर चीज सेम होगी। बट औरत की जो खबर होगी वो मेन स्ट्रीम मीडिया में फ्रंट पेज पे आपको पूरे न्यूज़पेपर पे दिखाई देगी, और उस आदमी की खबर कहीं अंदर के किसी ऐसे जगह पे कोने में छोटी सी डाल दी जाएगी जहां पे शायद कोई पढ़ता भी ना हो, ना ही शायद किसी की नजर वहां पड़े। बिल्कुल तो जी। एक जब तक हमारा सोसाइटी का खुद का नजरिया चेंज नहीं होगा इन बातों के लिए, तब तक ये चीज नहीं हटने वाली। तो इसलिए हमें इस सोसाइटी को मिसेंड्री फ्री सोसाइटी बनाना पड़ेगा, और अगर हम नहीं बना पाएंगे तो वो हमारी हार होगी। यहाँ पे मैं एक बात पूछना चाहूंगी कि आपने जैसे कहा है कि ये सबको पता ही है कि 50% वुमेन का पॉपुलेशन है, 50% मैन का है। तो जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो चाहते हैं कि वुमेन का जो वोटिंग है वो हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। तो 50% 50% जो पुरुष है,
तो मैक्सिमम तो जो है इट्स अ फैक्ट कि जो मेल्स है वही काम कर रहे हैं, वो टैक्स भी दे रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो पॉलिटिकल पार्टी से उनको ये भी तो सोचना चाहिए कि जो मेल्स है वही तो हमें सबसे ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, तो उनकी भी तो हमें सुननी पड़ेगी। आपको क्या लगता है, नहीं, जुडिशरी ऐसा में क्या वो लोग कुछ ऐसा कोशिश ऐसा कर रहे बिल्कुल हैं? नहीं है, ऐसा नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब आप बात करते हैं औरतों की, तो आप एक शब्द में सबको पिरो देते हैं, वो है औरत, या जितनी महिलाएं हैं, इस शब्द में सबको आपने पिरो दिया, 50% को पिरो दिया। अगर आप बात करेंगे आदमी की, तो आप आदमी नहीं शब्द यूज करेंगे, आप कहेंगे कौन सी जाति का है, कौन सी कास्ट का है, कौन से रिलीजन का है। बिल्कुल जो बिल्कुल। डिवाइडेशन है वो कौन से कितने प्रोफेशन का है, कितने वकील हैं उसमें, हम्म कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर। तो वो 50% नहीं है। अगर आप बात करते हैं आदमियों की, तो वो 1%, 2%, 0.5%, 0.25%, 10%, 5% में डिवाइड टुकड़े रहते हैं। टुकड़े कर देते हैं उस चीज को। बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है। तो वो एक 50% जो है, जो आपने महिला शब्द में महिलाओं के वोट में पिरो दिया कि 50% वोट वहां पे है। जब आप बात करेंगे पुरुषों के वोट, तो पुरुषों के वोट के आपने कहीं आप आज तक सुना नहीं होगा कि पुरुषों के वोट। आपने सुना होगा हम्म कि एक जाति धर्म के वोट, इनके वोट, उनके वोट, SC STs के वोट या OBCs के वोट, या फिर एक अपर कास्ट के वोट किसको जा रहे हैं, और वहां का डेमोग्राफिक एरिया कैसा है, वहां पे कितने लोग रहते हैं, वहां का पॉपुलेशन कैसा है, कितने जाति हैं, धर्म है, ये सारी चीजें आ जाती है जहाँ पे आदमी डिवाइड होके रह जाता है। वहां पे वो पुरुष के तौर पे वोट नहीं देता, बट जब आप महिलाओं की बात करते हैं तो वोट कैसे जाता है कि महिलाओं के लिए हम ये कानून बनाएंगे, महिलाओं के लिए और सख्त से सख्त कानून बनाएंगे, उनको हम और एक ऐसा वातावरण देंगे जो बिल्कुल एक भय पूर्ण ना हो, भय मुक्त वातावरण देने की कोशिश करेंगे। वो ये शब्दों का यूज करते हैं, ना कि ये बोलते हैं कि अच्छा आप कितनी महिलाएं डॉक्टर हैं वो ये है, उनको हम ये करेंगे। वो पर्टिकुलरली डिवाइड नहीं करते, वो एक महिला वर्ड में ही सबको बना के रखते जी जी बिल्कुल। और जब भी हम क्रिमिनल्स की बात करते हैं, तो कोई भी जब क्रिमिनल जा रहा होता है तो टीवी में जब वो टेलीकास्ट होते हैं, या मतलब पुलिस जब उसे लेके जा रही होती है, तो उसका जो चेहरा है वो कवर किया हुआ रहता है। या फिर टीवी में भी हम देखते हैं कि वो कुछ एक काले कपड़े से ढका हुआ रहता है या कुछ। लेकिन जब कोई हैं। लेकिन ये चीज हमने देखा है कि महिलाओं के टाइम पे ज्यादा होता है। कोई अगर आदमी क्रिमिनल है तो उसका फेस जो है इजीली ब्लर नहीं करते लोग। तो मेरी यहाँ मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछूंगी। पहला क्वेश्चन ये है कि वो जो फेस ढकने का जो नियम है वो हम्म। क्यों है? उसके बाद मैं आपसे दूसरा सवाल करूंगी, तो पहले आप मुझे ये बताएं कि चलो फेस अभी क्यों पहले ढकते हैं? पहले क्वेश्चन के आंसर कर देते हैं कि फेस क्यों ढका जाता है। फेस ढका जाता है, अगर हम इसमें लीगल परिभाषा में अगर हम इसको देखें, तो देयर वाज टू सेक्शंस पर्टिकुलरली, वन इज आर्टिकल एंड वन इज सेक्शन। वन इज आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकंड इज द सेक्शन which says which is section 303। तो व्हाट आर दी सेक्शंस दी, ये हमें बताते हैं इफ यू आर अ पर्सन, देन आपका लीगल राइट है कि आपके खुद के जो राइट्स एज एन अक्यूज पर्सन वो वहां रहेंगे। आपका राइट है कि आप जब तक 100% प्रूव नहीं हो जाता दैट यू आर गिल्टी, देन यू आर अक्यूज ओनली। और स्टार्टिंग में क्या होता है कि आप हमारी जो सोसाइटी है, वो हमारा सोसाइटी एक्यूसेटोरियल सिस्टम पे हम लोग बिलीव करते हैं। तो व्हाट इज दैट सिस्टम की वहां पे आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये इस व्यक्ति ने ये क्राइम करा है, तभी माना जाएगा कि वो कन्विक्टेड क्रिमिनल है करके करा जाएगा। बट यहाँ पे क्या आ जाता है कि जैसे ही आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं, तो उसके जो राइट्स हैं वो वहां पे स्टार्ट हो जाते हैं, जो उसके राइट्स हैं। तो उसका एक और राइट है कि वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, जैसे TIP बोला जाता है, उसमें पार्टिसिपेट करा कर सकता है। तो उसका राइट क्लोज नहीं होता जब तक वो खुद ना बोले कि नहीं मैं ये TIP नहीं करवाना चाहता। TIP टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो होती है, वहां पे क्या होता है, जो विक्टिम है, विक्टिम को एक जगह घुमाया जाता है, मतलब वहां पे लाइन में काफी सारे लोग खड़े होंगे जो सिमिलर कद काठी के होंगे अक्यूज की तरीके से। फिर उनमें से जो विक्टिम है उसे पहचानना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा वो व्यक्ति है जिसके अगेंस्ट में आप बोल रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जहाँ पे पहचानना बहुत आसान है। तो वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड से पहले हमेशा उसको काले कपड़े में, आपने देखा होगा, ढक ढक के रखते हैं, या अगर कोर्ट ले जा रहे हैं तो कोर्ट कचहरी में हमेशा वहां पे उसको कपड़े से ढक के ही लेके जाया जाता है, तो ताकि उसकी आइडेंटिटी जो है वो रिवील ना होता है। क्योंकि अगर हम्म आइडेंटिटी किसी भी तरीके से रिवील हो गई विक्टिम को,
तो ये खतरा रहता है कि अगर पहले से ही पता है कि अक्यूज कैसा दिखता है तो विक्टिम तो आराम से पहचान लेगा कि जी मेरे को मेरे मेरे ऊपर किसने क्राइम करा है, तो वो सबसे सॉलिड प्रूव होता है, सबसे बेस्ट एविडेंस होता है अगेंस्ट दी अक्यूज, अगर वो टीआईपी में जो विक्टिम है वो अक्यूज को पहचान लेती है। अनटिल एंड हम्म। अनलेस वहां पे ये हो कि अक्यूज और विक्टिम किसी भी तरीके से पहले से ही जानकारी में है, या पहले से ही रिश्ते में है, या पहले से ही एक दूसरे से परिचित है, तो उस कंडीशन में टीआईपी इतना इफेक्टिव नहीं होता। ओके। तो अक्सर हम ये देखते हैं कि जो न्यूज चैनल्स है वो जब कोई एक न्यूज कवर कर रही होती है तो उसमें अगर किसी को आ, वो इंसान शायद गिल्टी प्रूव होता भी नहीं है, बस उस पे कुछ कोई एक्विजिशन कुछ एक लग जाता है। तो जो आदमी जो होता है उसका फेस जो है ब्लर नहीं किया जाता है, लेकिन लाइक कोई अगर वुमेन हुआ कि उसने कोई क्राइम किया तो उसके अगेंस्ट कुछ एक बातें हो रही है, तो उसका फेस जो है वो ब्लर कर देते हैं। ऐसा कई सारे केसेस में हम बिल्कुल। सभी ने देखा होगा कि न्यूज चैनल्स में जब वो दिखाते हैं तो फुल्ली दिखा देंगे उस लड़के का चेहरा, उसका नाम, उसका पता, सब कुछ बता देंगे। जब महिला की बात आएंगी तो वो लोग उसे छिपा देते, ब्लर कर देते, ज्यादा कुछ रिवील नहीं करते, नाम भी करेक्ट चेंज करेक्ट। कर देते हैं। तो तब ये चीज क्यों होता है? तो जब एक क्रिमिनल वुमेन है, जब कोई एक्यूज्ड वुमेन है, तो उसका हाँ, चेहरा मतलब अब मेजरली ये ढक जो देते। रूल है, मेजरली ये जो रूल है, ये भी एक अमेंडेड सेक्शन ही है 228A ऑफ आईपीसी। तो मेजरली वो जो सेक्शन बना है वो बना है कि अगर जो विक्टिम है, विक्टिम की आइडेंटिटी आप रिवील नहीं कर सकते, अगर आप विक्टिम 376 का सर्वाइवर है, मतलब रेप सर्वाइवर है। उसके बाद में क्या हुआ कि कुछ कमेंट्री आना स्टार्ट हुई एपिक्स कोर्ट से। तो जो वहां पे बोला गया, इफ विक्टिम इज एन इफ अ विक्टिम इज विक्टिमाइज्ड अंडर सेक्सुअल ऑफेंसेस, दैट मीन्स कि अगर उसके ऊपर कोई भी ऐसा सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है तो इसकी वो विक्टिम है, तो आप उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते। तो जब भी मीडिया में ऐसी चीजें आती हैं जहाँ पे उसका फेस कवर करा जाता है, तो मेजरली जो होता है वो इन्हीं सारे केसेस के अंदर में होता है जहाँ पे कोई सेक्सुअल ऑफेंस का बात करी जाती है। अब जो एक नया चलन आ गया है कि जो स्टार्टिंग में जो अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद में ये बोल दिया गया था कि दैट यू कैन नॉट रिवील द आइडेंटिटी ऑफ अ विक्टिम इन सच एंड सच केसेस। देन हुआ कि आप रिवील ही नहीं करेंगे। अब जो सोसाइटी में पिछले 7 से 8 सालों का टर्न अराउंड हुआ है वो ऐसा हुआ है कि आप पिछले 9 टोटल 9 साल का टर्न अराउंड है ये, कि आप अगर औरत है तो आप उसका फेस ढक के ही रखेंगे, उसकी प्राइवेसी का हनन हो जाएगा। हो सकता है आपके ऊपर कोई केस आ जाए, 66E आ जाए, आप 509 या 354D में आपको बोल दे कि आपके ऊपर एलिगेशन लग जाए। तो कोई हम्म। एलिगेशन लेना नहीं चाहता, सब बचना चाहते हैं, सब सेफ कॉर्नर चाहते हैं। कोई नहीं जानता कि सिमिलरली जैसे पब्लिकेशन के लिए भी एक पर्टिकुलर एक्ट है, आई डोंट नो कि आर यू अवेयर ऑफ दैट और नॉट, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एंड प्रोहिबिशन एक्ट 1986। 1986 में आया था तब आप मैगजीन्स में, एडवर्टाइजिंग में, या सोशल मीडिया में, या फिर जैसे अभी हम बात करें तो वहां पे आप किस तरीके से पब्लिकेशन कर सकते हैं किसी भी औरत की फोटो का या वीडियो का, तो वो भी वहां पे है, पूरा का पूरा एक्ट है इसके ऊपर। तो उसके उससे भी गो थ्रू हो सकते हैं। तो मेजरली बहुत सारे एक्ट्स हैं जिनके बारे में शायद लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये उनके पता भी नहीं है। प्रोटेक्शन के लिए ऑलरेडी बने हुए हैं, और हम्म। इसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें पहले से मौजूद हैं हमारे सिस्टम में, तो इसलिए हमारी ओके। सोसाइटी इस तरीके से चल रही है। तो बेसिकली ये सब चीजें इसलिए होती है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि मेरे पास ये राइट है और मैं ये बोल सकता हूँ, ये अप्लाई कर सकता हूँ। राइट। और अभी हम्म। एक्चुअली जो ट्रेंड बन गया है, सोसाइटी का जो ट्रेंड बन गया है, वो यही बन गया है कि आप औरत है तो आप उसकी आइडेंटिटी मत रिवील कीजिए। वो भले ये विक्टिम है, अक्यूज है, या कौन है, विक्टिम का तो ऑब्वियसली आप कर ही नहीं सकते हैं, देन अक्यूज भी है, क्रिमिनल भी है, तो भी हम्म। आप रिवील नहीं करेंगे। क्योंकि ज्यादातर अभी मैंने न्यू मीडिया में भी देखा, जब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जब केस हुआ था हाँ जहाँ पे बिल्कुल। SMS MMSs वायरल हो गए थे, मैंने आज तक पे देखा था, बहुत सारे डिफरेंट न्यूज चैनल्स पे देखा था कि वहां पे जो अक्यूज लड़की थी उसका चेहरा ब्लर कर दिया गया था, अक्यूज लड़का जो था उसका हम्म। चेहरा रिवील कर दिया गया था। रिवील कर और दिया। यहाँ तक कि उसका जो दोस्त था उसका भी चेहरा रिवील कर दिया गया था। पब्लिकेशन या आप एक नेशनल मीडिया न्यूज चैनल पे कर रहे हैं और वहां पे आप रिवील कर रहे हैं, तो क्या पता कल को वो बेगुनाह हो, क्या पता उसका कोई रोल ना हो। तो उनकी जो एक बोलते हैं कि उनके जो पर्सनल राइट्स हैं और सोसाइटी में जो है, और ये जो चीजें हैं, ये आपके पर्टिकुलर सेक्शंस भी है इनके लिए बने हुए, कि आप रिवील नहीं करेंगे बट तब भी कर दिया जाता है। बट इनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाता, कुछ नहीं कहा जाता, ना ही अपॉलोजी ले करते। ये ट्रेंड इन्होंने स्टार्ट कर दिया है ऐसा, जो बहुत खतरनाक है हम्म। आने वाले टाइम के लिए।
तो क्योंकि ये सब अभी चल रहा है, जो आपने कहा कि एक ट्रेंड बन गया है, तो जो जुडिशरी सिस्टम है हमारे कंट्री का, आपको क्या लगता है कि कुछ वो लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं इन चीजों को लेके? कुछ बातें चल नहीं रही नहीं, है कि अभी इन कोई सब चीज। नहीं, कोई कोई बात नहीं चल रही, कोई इनिशिएटिव नहीं ले हम्म। रहा। और ओके। सब लोग चाहते हैं कि भगत सिंह दूसरे के घर में पैदा हो, हमारे घर में ना हो। तो वो हम्म। चीजें आदमियों को भी चेंज करना पड़ेगा, औरतों को भी, मतलब सभी को चेंज करना पड़ेगा जो आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं, तो उनको खुद ही बनना पड़ेगा। तभी कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं कि जुडिशरी जुडिशरी में कुछ ऐसा चल रहा है, नहीं कुछ नहीं चल रहा। गवर्नमेंट में कुछ ऐसा चल रहा है, नहीं कुछ नहीं चल रहा। तो इसका मतलब आप अकेले हैं, जो चल रहा है वो आपके अगेंस्ट में ही चल रहा है, आपके फेवर में कुछ नहीं चल रहा। अगर आप ओके। बात करें अगेंस्ट में चलने की, तो अगेंस्ट में बहुत कुछ चल रहा है, आपके फेवर में कुछ हम्म। भी नहीं चल रहा। तो आने वाले ओके। टाइम में आपके पास कोई अच्छा टाइम नहीं आने वाला, बुरा ही टाइम आने वाला है। अगर आप आदमी हैं तो बेटर है कि आप बहुत सावधानी पूर्वक रहें इस भारत देश में, अभी तो फिलहाल। हम्म। भारत क्या, बाकी बिल्कुल। भी बाहर भी जो देशेज है वहां पे भी आपको संभल के रहना पड़ेगा, सही बात है। जो क्योंकि हिंदू ग्लोबल मैरिज प्रॉब्लम एक्ट है। बढ़ती चली जा रही है। हाँ जी, हाँ जी। जो हिंदू मैरिज एक्ट है हमारे देश में, तो वहां पे ये एक लिखा हुआ है कि जो दो स्पाउस है, दो पार्टनर्स है, महिला और पुरुष, तो जब डिवोर्स होता है, तो उस टाइम पे जो पार्टनर थोड़ा ज्यादा अर्न कर रही है या कर रहा है, वो अपने दूसरे स्पाउस को एलिमनी देंगे। मतलब आइदर द हस्बैंड कैन ऑल्सो डिमांड फ्रॉम द वाइफ, एंड द वाइफ वो तो डिमांड करती है, तो शी कैन ऑल्सो डिमांड फ्रॉम द हस्बैंड। ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस है जहां पे ये देखा गया है कि जो वाइफ है वो ज्यादा, बहुत ज्यादा अर्न कर रही है हस्बैंड से, हस्बैंड में भी बहुत कम अर्न कर रहा है, या फिर उसके पास जॉब नहीं है, या वो फिनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है। फिर भी ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं, सुने हैं, जहां पे जो जज है वो हस्बैंड को ही एलिमनी पे करने के लिए बोलता है, या हस्बैंड को ही मेंटेनेंस पे करने के लिए बोलता है। या जब चाइल्ड कस्टडी के केसेस होते हैं, वहां पे कस्टडी माँ को मिल गई, माँ अर्न कर रही है, लेकिन फिर भी जो चाइल्ड मेंटेनेंस जो अमाउंट है या जो फीस है, वो हस्बैंड को ही देना पड़ेगा, फादर को ही देना पड़ेगा, जब तक शी और शी डजंट अटेन द एज ऑफ 18 years, या फिर जब तक एक लड़की की शादी नहीं हो जाती। तो इसमें लाइक ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये तो लिखा हुआ है ना हिंदू मैरिज एक्ट में कि अगर आप हस्बैंड भी है, तो भी अगर आपकी वाइफ ज्यादा अर्न कर रही है तो यू कैन डिमांड द मेंटेनेंस, लेकिन ये हो नहीं रहा है, बहुत ओके, कम सो लोग इस हाँ, चीज को कर रहे हैं। तो ठीक है, ठीक है, आई गेट योर पॉइंट। तो बेसिकली यहाँ इशू क्या है कि ये सेपरेट सब्जेक्ट्स है। लाइक एलिमनी मेंटेनेंस इज सेपरेट, गेटिंग अ कस्टडी इज सेपरेट, और 490 का केस इज डिफरेंट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक, आप 5 डिफरेंट केसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एक HAMA, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, एक HMA, हिंदू मैरिज एक्ट, एक आपका CRPC 125 का मेंटेनेंस आ जाता है। उसके बाद में एक जो आता है 498, दैट इज IPC, दैट्स टोटली क्रिमिनल केस। एक हम्म। डोमेस्टिक वायलेंस केस में भी आपके मेंटेनेंस आती है, सेक्शन 23 एंड 20 में। 23 में इंटरिम मेंटेनेंस, एंड सेक्शन 20 इज अ परमानेंट मेंटेनेंस। जो इसमें आपकी जो भी हाईएस्ट होती है, जैसे सेक्शन 23, सेक्शन 120 ऑफ CRPC, या फिर अगर हम बात करें आपके HMA 24, दैट इज पेंडेंटिलाइट मेंटेनेंस, अगर इन तीनों में से जो भी हाईएस्ट होगा वो आपका इंटरिम मेंटेनेंस में काउंट हो जाता है। बट अगर सेक्शन 20, मतलब अगर आपका DV का केस फाइनल हो गया, उसके बाद में मेंटेनेंस लगेगी, वो आपकी लगेगी सेक्शन 20 में। उसके साथ में अगर आपकी 125 या HMA 24 की मेंटेनेंस बची हुई है, या 125 में ऑर्डर हो रखा है कि फॉर एन एग्जाम्पल आपको 10,000 रुपीज आपको पे करने हैं वाइफ को मंथली, 10,000 रुपीज आपको सेक्शन 23 में स्टार्टिंग में इंटर मेंटेनेंस में बोला गया था आपको पे करने हैं। पेंडेंटिलाइट HMA 24 में भी आपको बोला गया कि 10,000 रुपीज पे करने हैं। तो इन तीनों में भी अगर 10,000 तो आपको 10,000 ही पे करना है। इन आफ्टर दी ट्रायल, CRPC 125 में आपका ऑर्डर आता है कि आपको 10,000 पे करना है भाई। DV सेक्शन 20 में ऑर्डर आता है आपको 12,000 पे करना है भाई को। तो ये दोनों केसेस आते हैं, तो आपको आपके हिसाब से शायद 12,000 रुपये पे करना पड़ेगा क्योंकि वो हाईएस्ट है। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि एग्जेम्पशन वहां पे सेक्शन 20 में आ जाता है कि उसके साथ में अगर कोई पैरेलल मेंटेनेंस रनिंग है तो आपको दोनों पे करना है। दैट मीन्स आपको 22,000 रुपीज पे करना है, पिछली पहली बार की तरह 10,000 पे नहीं करना है, तो वो आपकी इंक्रीज हो गया। अब एक और फैक्ट पे आ जाती है कि इंडिया में चलन, पहले हम चाइल्ड कस्टडी की बात कर लेते हैं, फिर हम मेंटेनेंस के आगे कंटिन्यू करेंगे। चाइल्ड कस्टडी में एक यहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लीगल गार्जियन अलग है, नेचुरल गार्जियन अलग है। और अगर बच्चे की उम्र 5 साल से कम है तो वो माँ के पास ही जाएगी कस्टडी लीगली, जो एज पर रूल है, जो अभी तक चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे हमारी जॉइंट पेरेंटिंग या शेयर्ड पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है।
तो जो एलिनेशन का हो रहा है अभी, चाइल्ड एलिनेशन जो चल रहा है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है इस सोसाइटी के लिए। आज सोसाइटी के अंदर क्या चल रहा है कि एक सिंगल मदर है तो उसको शाबाशी दी जाती है, उसको एनकरेज करा जाता है कि ग्रेट, यू आर अ सिंगल मदर, यू आर टेकिंग हम्म। चाइल्ड responsibility single handedly, it's great that you are fighting whole world against you and raising this child, so it's an thing that we should applaud it for it. बट दूसरी पहलू अगर देखा जाए इसी चीज का, कि क्या कोई ऐसी वजह थी जिसकी वजह से उस महिला को किसी मजबूरी के कारण इस बच्चे को अकेले पालना पड़ रहा है? इसके फादर हैं या नहीं है बच्चे के, पहली चीज। अगर वो फादर नहीं है और उसके बाद में वो उसको बच्चे को अकेले रेज कर रही है, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, ठीक है, वो कर रही है, उनकी मजबूरी है करना। दूसरी जगह जहाँ पे उसके फादर अलाइव है, बच्चे के, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, उससे मिलना चाहता है, उसके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहता है, बट उसे नहीं करने दिया जाता, दैट्स अ क्राइम। ये वो चीज नहीं है जहां पे आप उसको शाबाशी दो औरत को, या ये बोलो कि नहीं तुमने बहुत महान काम किया है। नहीं, आपने कोई महान काम किया नहीं है, आपने क्राइम किया है, और आपने इतना, मॉरली तो ये इतना वाहियात क्राइम है कि इसके लिए आपको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। बट नहीं, उसको वो सजा के तौर पे नहीं देखा जाता। यहाँ पे आजकल की सोसाइटी में जो चल रहा है, आप उसको एनकरेज कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे उस औरत के राइट कहीं नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे उस बच्चे के राइट्स का बात हो रही है, और यहाँ पे उस फादर के राइट्स की बात हो रही है, जो उसका बायोलॉजिकल फादर है, जो उसका पेरेंट है, वो जो अपने बच्चे से मिलना चाहता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। बट आपने कानून का सहारा लेके उस बच्चे को उसके पिता से अलग कर दिया, और आज के डेट में वो पिता मजबूर है, वो बच्चे से नहीं मिल पा रहा है, वो बच्चा मजबूर है कि अपने पिता का लव एंड अफेक्शन नहीं पा पा रहा है, जो नेचुरल सर्कमस्टांसेस में होता। क्योंकि यहाँ पे जॉइंट कस्टडी कितनी इंपॉर्टेंट है, शेयर्ड पेरेंटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया में तो कोई इसके ऊपर सर्वे भी नहीं हुआ, यूएस में सर्वे हुए हैं। यूएस मानता है और यूके मानता है कि बच्चे को लव एंड अफेक्शन दोनों पेरेंट्स का बराबर चाहिए होता है। इसके लिए, क्योंकि अगर आप एज अ कपल आप एक रिलेशनशिप में आते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ बन के आते हैं, आपका नहीं बन पाता, तो ठीक है, कोई नहीं, आप डिवोर्स ले सकते हैं। तब आपका जो स्टेटस है वो मेरिट से सिंगल हो जाएगा, जो पहले सिंगल से मैरिड हुआ था। बट अगर हम बात करते हैं कि आप इन मीन वाइल आप पेरेंट भी बन गए, आपके दो बच्चे हैं, एक एक सन है, एक डॉटर है, और दोनों की उम्र 5 साल से कम है, उसके बाद आप सेपरेट हो रहे हैं, तब भी आप उनके माँ बाप रहेंगे। वो रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। आप डिवोर्स ले सकते हैं, बट आप अपने फादर और मदर के रोल से नहीं हट सकते। वो लाइफ लॉन्ग टर्म है, तो वो रहेगा ही रहेगा हमेशा। तो जब वो रिश्ता ही खत्म नहीं हो सकता, तो आप उसके विजिटेशन राइट्स, कस्टडी राइट्स, उससे मिलने का अधिकार, वो सब क्यों खत्म कर देते हैं? और दूसरी चीज यहाँ पे आती है कि उस बच्चे की जो अपब्रिंगिंग है वो कैसी होगी। क्या उसके दिमाग में ये जहर डाल दिया जाएगा कि तेरा फादर कितना बेकार इंसान था, जिसने तेरी तरफ देखा नहीं, और उसे कभी ये पता चल पाएगा नहीं चल पाएगा कि मेरे फादर पूरी तरीके से मिलना चाहते थे, और पूरे तरीके से मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, मेरे साथ हर तरीके से चाहते थे कि वो मेरे साथ रहें हम्म। और मेरी अपब्रिंगिंग में सपोर्ट करें, बट मेरी मदर ने नहीं मिलने दिया। क्या उसे ये पता चल पाएगा? और ये मदर कभी ने क्यों नहीं। नहीं मिलने दिया? मे बी दे वुड बी सम ईगो क्लैशेस, क्योंकि हम्म। जितने भी ब्रेकडाउन होते हैं शादियों के, वो मैक्सिमम ईगो क्लैशेस ज्यादा होती है जो कपल्स देखा गया है। हम्म। और ये ईगो क्लैशेस बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत इफेक्ट कर जाती हैं। ठीक है, अगर आपकी नहीं बन रही है, आपको लग रहा है कि ठीक है ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रही है, आप बैठिए, एमिकेबली सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए, और बच्चे का जो फ्यूचर है उसे सेपरेट रखिए। आप अपना जो भी डिसाइड कर रहे हैं करिए, बट आप अपने बच्चे के फ्यूचर साइड में रख के उसको सेपरेट डिसाइड कीजिए। क्या आप उसे वीकेंड राइड दे रहे हैं, या विजिटेशन राइड किस तरीके से दे रहे हैं? आप क्या स्कूल कार्ड शेयर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? वो कौन से स्कूल में जा रहा है नहीं जा रहा है? अब उसकी नॉर्मल, आप दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट में कुछ भी विनम्र नहीं उसके बारे में उसके दिमाग में डालें कि आपके फादर ने ये नहीं करा, तेरा तुम्हारा फादर ड्रंकर्ड था, ये था वो था, जो एलिगेशन आप कट कॉपी पेस्ट करके 498 के कंप्लेंट में डाल देते हैं या डीवी की पिटिशन में डाल देते हैं, कि आप उस वो चीजें आप उसके दिमाग में भी डाल रहे हैं जो आपने पिटिशन में लिख दिया है बच्चे के में, और बच्चे को यकीन दिला रहे हैं कि देख देख बेटा, हमने तो पिटिशन डाली थी, देख क्या क्या लिखा है, क्या क्या करता था तेरा फादर हो। और ये चीजें हो सकता है मदर ना डाले तो उसके रिलेटिव डाल दे, उसके हम्म। घर वाले में से कोई व्यक्ति डाल दे, उसका बच्चे का मामा डाल दे, या बच्चे की मौसी डाल दे, या कोई भी और व्यक्ति डाल दे। तो वो एक खतरनाक सिचुएशन आ जाती है जहां पे बच्चे के दिमाग में भर जाता है
कि मेरे फादर तो गलत ही हैं और मेरे फादर ठीक इंसान नहीं है। तो यहाँ पे उस फादर का भी मेंटल स्टेटस जो है, मेंटल बैलेंस जो है वो बहुत बिगड़ जाता है। वो कैसे रहेगा आगे, वो कैसे जॉब में परफॉर्म करेगा, कैसे बिजनेस करेगा, कैसे सोसाइटी में सर्वाइव करेगा, क्या करेगा, गॉड नोस, क्योंकि उसके ऊपर इतना मेंटल टॉर्चर होता है हर दिन। ये बहुत लंबे टाइम पीरियड की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं इस बात को कि यार कोई बात नहीं, बच्चा तो माँ के पास ही रहता है, माँ के पास है। आदमी लड़का, ये तो आदमी है, ये तो देख लेगा, सर्वाइव कर लेगा, लड़का हम्म है देख लेगा, सर्वाइव कर लेगा। हमारी जो वो एक माइंडसेट है ना, वो ही इंक्रीज करती है हमारे सुसाइड्स को। जो हम पूरे साल में जो सुसाइड देखते हैं, उसको जो इंक्रीमेंट है ना, वो वहीं से निकल के आता है। कि आप हर 7.5 मिनट में आप देख रहे हैं कि एक पुरुष ने सुसाइड कर लिया। अभी हम जब से इंटरव्यू पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो तब से अब तक, हाँ, कितने लोग ने सुसाइड कर लिया होगा? तो तीन आराम से कर लिया होगा, इतना टाइम हम्म स्पेंड हो निकल गया। तो हम उस चीज को कभी मीडिया में नहीं लेके आ रहे हैं, कभी इस इशू को इतना सीरियसली एड्रेस नहीं कर रहे हैं। हमेशा हम लोग मस्ती मजाक में लेके चले जाते हैं। इस हस्बैंड वाइफ का जोक होगा वगैरह, अगर तेरी बीवी तो अच्छा, तू तो बीवी से मार खाता, तो उसको बड़ा जोक बन गया और वो उस पर हंसने लग गए लोग। तो वो हम्म सोसाइटी इसको सीरियसली नहीं लेती, और सोसाइटी को लगता नहीं है कि कोई इशू है, कोई ऐसा मुद्दा है जिसको एड्रेस भी करना चाहिए। तो मैं जब 2013 में इसमें पूरे मेंस मूवमेंट से जब जुड़ा था, तो मैं बाहर से इसको देख रहा था, मूवमेंट को, कि ये हम लोग आदमियों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। मतलब ये सब जो हो रहा है, उस हम्म टाइम निर्भय कांड हुआ था बहुत बड़ा, 2012 12 एंड में, दिसंबर में हुआ बारह, था। हाँ, फिर 12 दिसंबर। वो 16 दिसंबर को हुआ था, हाँ, 2012 में। 2012 उसके दिसंबर, बाद हाँ, में, 16। हाँ, उसके बाद में वो चीजें 2013 तक भी कंटिन्यू रही और काफी मुझे लगा, एज एन इंडिविजुअल, दैट टाइम आई वाज इन अर्ली 20s, तो मुझे लगा कि ये कुछ गलत हो रहा है, ये सही नहीं है। मतलब यहाँ पे आदमियों की, उस टाइम में क्या हो गया था कि आप, आदमियों के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ गई थी, इतना आ गया था कि किसी भी बात पे, किसी भी एक स्मॉल से एलिगेशन लगा के लोगों को मारा पीटा जा रहा था। कि बोला जा रहा था "अरे, इसने लड़की छेड़ दी, तो उसको वहीं हम्म पे उसे बहुत मारेंगे पीटेंगे और हो सकता है उसकी जान ले लें। तब भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, क्यों? ये उसका उन्होंने कवर ले लिया कि इसने लड़की छेड़ी है, ये उन्होंने बोल दिया, और इसके ऊपर सारा क्राइम उन्होंने कमिट कर दिया। तो एक हम्म कवर ले लिया उन्होंने एक इसका। तो ये मुझे लगा गलत हुआ है, गलत है। और तो वहां से मैंने पूरा देखा कि क्या दिक्कतें हैं इस सोसाइटी के अंदर में, कहाँ पे गलत हो रहा है। और मुझे लगा ये जो मेंस राइट्स का मूवमेंट जो है, मुझे उससे जुड़ना चाहिए, और मैं उसमें जुड़ा एज एन एक्टिविस्ट। मैंने स्टार्ट करा, आफ्टर दैट आई परस्यूटेड माई लॉ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो उसके बाद से मेरा स्टार्ट हो गया था 2013 से मेरा सीरियस एक्टिविज्म। फिर जंतर मंतर पे धरने देना का स्टार्ट हुआ, फिर एक एनजीओ में था, मैं एक एनजीओ के साथ एसोसिएट था। फिर वहां से हमारा एक बहुत आगे का सफर चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, जो आज हम 2022 में यहाँ पे हैं। तो इसी दौरान जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि मेंस राइट मूवमेंट केवल और केवल फेक केसेस के लिमिटेड नहीं है। मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा सीरियस है, और हम्म इससे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं जो एड्रेस होने चाहिए, जो एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। और काफी लोग केवल ये समझ के रह जाते हैं कि जो मेंस राइट मूवमेंट है, वो केवल और केवल एक लड़ाई है झूठे केसों के अगेंस्ट में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा एक और मिथ है कि जो मेंस राइट मूवमेंट है वो एंटी वुमेन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हमारी जेंडर के अगेंस्ट में लड़ाई नहीं है, हम अपने जेंडर की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि हमारे ये हक है जो हमें मिलने चाहिए, जो नहीं मिले हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारे खुद के मुद्दों की। हम किसी के अगेंस्ट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम हिपोक्रेसी शो करते हैं, और हिपोक्रेसी जब हम शो करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये तो आदमी वर्सेस औरत की बात हो रही है, क्योंकि आप हिपोक्रेसी भी वहीं से लेके आ रहे हैं, औरत और आदमी के अगेंस्ट वाली बात करके। क्योंकि आप एक जगह फेस ब्लर कर देते, एक जगह फेस ब्लर नहीं करते, तो आपकी हाँ, हिपोक्रेसी बिल्कुल। है। और वो हिपोक्रेसी जो है वो हम दुनिया को दिखा रहे हैं। अब दुनिया को अगर हम दिखा रहे हैं तो आप उंगलियां उठा रहे हैं जो फेमिनिस्ट है कि नहीं आप तो एंटी वुमेन है। हम एंटी वुमेन नहीं है, हम लोग हिपोक्रेसी के अगेंस्ट में है। जो आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं सोसाइटी के, हम उसके अगेंस्ट में हैं। जो एक और बात थी जो मेंटेनेंस का, मैंने आपको पहले भी समझा दिया था कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटेनेंस का आप किस तरीके से रूल लेते हैं। और एक और क्वेश्चन जो आपने पूछा था कि रिगार्डिंग कि हस्बैंड्स को क्यों नहीं मेंटेनेंस मिलती है, आई गेस, या ऐसा कुछ, हाँ, कैन यू मतलब रिपीट दैट? if the wife is earning more and हाँ husband is हाँ not हाँ। financially weak, then the wife should pay some maintenance to the husband, लेकिन ये होता नहीं है, ये क्यों? आह, वो उसके अगर रूल्स लें तो वो जो हिपोक्रेसी वाली हमारी बात की स्टार्टिंग में, कि हम्म हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं सोसाइटी के और हमारी सोसाइटी कितनी हिपोक्रेटिक है, तो वो वहां पे बात क्लियर हो जाती है।
और हम बात करते हैं मेंटेनेंस की। तो मेंटेनेंस का एक सिंपल सा रूल इंडिया में बन गया है कि अगर आपकी शादी में बच्चे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही कमा रहे हैं, तो भी हस्बैंड को पे करना पड़ेगा 50% ऑफ जो भी बच्चे के एक्सपेंसेस है उसका। अब होता हम्म। क्या है कि बच्चे के एक्सपेंस के नाम पे ना मदर अपने एक्सपेंस भी जोड़ देती है, हाँ, बिल्कुल बच्चे के बिल्कुल। एक्सपेंस भी जोड़ देती है, और अपने घर वालों के एक्सपेंस जोड़ देती है, तो सारे हाँ। एक्सपेंस मिला के वो बच्चे के एक्सपेंस पे चले जाते हैं। तो बात वो करते हैं कि चलो बच्चे को 50,000 रुपये महीना, बच्चा 50,000 रुपये के महीने में क्या करेगा, 3 साल का बच्चा है, उसके उसको आप 50,000 रुपीज की मेंटेनेंस, मंथली मेंटेनेंस अवार्ड कर रहे हैं बच्चे के नाम पे, और ये बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वर्किंग। तो आप सोच के कभी एक बात देखिए कि 50,000 रुपीज 3 साल का बच्चा कहाँ पे खर्च करेगा। वो हम्म। कौन सी ऐसी डिग्री लेने जा रहा है 3 साल की उम्र में जिसका खर्च, जिसकी फीस इतनी ज्यादा है, या उसके कौन से ऐसे खर्चे हैं जो एक नॉर्मल बच्चे के लिए है जिसमें 50,000 से आपका ज्यादा खर्च हो जाता है। अगर 50,000 रुपीज हस्बैंड से, मतलब फादर से आप अगर बोल रहे हैं पे करने के लिए, तो दैट मीन्स कि उसका खर्चा बच्चे का 1 लाख रुपए होगा, क्योंकि हम्म। 50,000 तो आपने प्रिज्यूम कर लिया ना कि दैट मदर इज एक्सपेंडिंग दैट मच ऑफ एन अमाउंट ऑन ऑन चाइल्ड। तो 50,000 रुपए आप उन्होंने प्रिज्यूम कर लिया कि मदर खर्च कर रही होगी, तो रिमेनिंग 50,000 जो आपने फादर के ऊपर डाल दिया। हम्म। बट आप बताइए कि 1 लाख रुपए हर महीने 3 साल के बच्चे के लिए कौन से, कहाँ पे ऐसा खर्चा होता है। मुझे तो नहीं लगता नॉर्मल सोसाइटी में या मिडिल क्लास सोसाइटी में, अपर मिडिल क्लास सोसाइटी में, कि इतने हम्म। खर्चे हो सकते होंगे। बट अब ये प्रिजम्पशन कैसे लिया जा रहा है, ये गॉड नोस। और दूसरा जो मुझे इसका सबसे बड़ा कारण लगता है, वो वही लगता है जो माइंडसेट चेंज होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। और माइंडसेट जो फेमिनिस्टिक माइंडसेट, जैसे हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला था कि वी शुड थिंक वुमेन केसेस इन टर्म्स ऑफ एन फेमिनिस्टिक माइंडसेट, कि फेमिनिस्टिक माइंडसेट यूज करके आप उनको देखिए, उन केसेस को देखिए। तो वो, आप अगर एक माइंडसेट बना लेंगे तो आप न्यूट्रल कैसे रह जाएंगे। अगर आप न्यूट्रल बिल्कुल। नहीं है तो आप उस चेयर पे कैसे बैठने के लायक बनेंगे। क्या आप वाकई में उस चेयर की वैल्यू कर रहे हैं जो बनाई गई है ये सोच के कि एक जो व्यक्ति इस पे बैठेगा वो न्यूट्रल तरीके से सोचेगा, जो जस्टिस उसे बैलेंस तरीके से देखेगा, बैलेंस करेगा। तो वहां पे भी वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज हो जाता है हमारे पूरी सोसाइटी पे, हमारे पूरे जुडिशियल सिस्टम पे भी, कि हम लोग किस तरीके से कहाँ पे जा रहे हैं। और इसमें एक और सबसे बड़ा लेक्यूना जो मुझे लगता है वो ये है कि हमारे जो लेजिस्लेटर्स है वो बहुत बड़ी तरीके से फेल होते चले जा रहे हैं। हमारा जो लेजिस्लेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बोलता है कि आप लेजिस्लेशन में जैसे चेंजेस करना चाहे पार्लियामेंटेरियंस, पार्लियामेंट करेगा, नए रूल्स और एक्ट बनाएगा। बट अभी तक जो जेंडर न्यूट्रल चीजें हो सकती थी बहुत इजीली, उनको नहीं करा गया, उनको एक तरीके से ही छोड़ दिया गया। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डीवी एक्ट की अगर हम बात करें, तो डीवी एक्ट न्यूट्रल बन सकता है, क्योंकि डीवी एक्ट की परिभाषा में अगर हम 2A भी देखेंगे या कोई दूसरा डेफिनेशन देखते हैं, तो वहां पे क्या बोला गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है। तो जिसमें उसकी फॉर्म्स देखी गई, अगर इकोनॉमिकल देखी गई है, इमोशनल देखी गई है, और डिफरेंट जो फॉर्म्स है, वो ऐसा नहीं है कि आदमी ही कैपेबल है कि वो ही ऐसा करेगा, औरत कैपेबल नहीं है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। क्या वो इमोशनल दूसरे व्यक्ति को टॉर्चर नहीं कर सकती? कर सकती है बिल्कुल, शी इज कैपेबल इनफ। तो आप उसको इक्वली क्यों नहीं देख रहे हैं? बट नहीं, आपने पूरा का पूरा एक एक्ट बना दिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस रादर देन जस्ट बीइंग अ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। क्योंकि अगर आप डोमेस्टिक रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वहां पे एक व्यक्ति नहीं, आप एक से ज्यादा व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, तभी आपकी रिलेशनशिप डेवलप होगी। और हम्म। जब हम डोमेस्टिक रिलेशनशिप की बात करेंगे तो फिर एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर कोई क्राइम का या कोई एक्ट, ऐसा एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से उसको हार्म हो रहा है, और वो आपके डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन में आ जाता है। बट तब भी आपने उसे जेंडर न्यूट्रल ना बना के, और वो जो एक्ट है वो 2005 में जब आया है, तब आपके अर्ली 2000 के बाद में आया है। अर्ली 2000 में जब वो आया तब हमारा एक एरा पूरा चेंज हो गया था, सेंचुरी चेंज हो चुकी थी। हमें एक नई सोच की जरूरत, रिक्वायरमेंट थी, हर चीज थी। बट तब भी हमने वही 1950s और 1960s वाला माइंडसेट रख के वो एक पूरा ड्राफ्ट करा उस रूल्स को, और पार्लियामेंट ने उसे पास भी कर दिया विदाउट टेकिंग ऑब्जेक्शन ऑन पॉइंट कि बॉस ये तो सही है ही नहीं, ये तो एक जेंडर स्पेसिफिक बन गया रादर देन बीइंग अ जेंडर न्यूट्रल। आज हम 21st सेंचुरी में है, जहाँ पे हम इक्वलिटी की बात करते हैं, और जब हम लॉ देखते हैं तो हम देखते हैं कि इक्वलिटी तो वहां पे है ही नहीं कहीं पे। आपका आर्टिकल 14 बात करता है इक्वलिटी की,
बट आपका वही आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 आपको चेंज स्पेशल पावर दे देता है। तो आप तो पहले से ही कंफ्यूज है, और आपका कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाता है जब आप ऐसे एक्ट सोसाइटी के अंदर लेके जाते हैं, तो सोसाइटी को के फेवर में नहीं है, उसके अगेंस्ट में है। वो जोड़ने का काम नहीं कर रहा, वो तोड़ने का काम कर रहा बिल्कुल। है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको एड्रेस नहीं किया जा रहा हम्म। तो अभी जैसे आपने कहा है कि बच्चे को इतने पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन माँ ने बताया कि मैं इतना खर्च कर रही हूँ, तो फादर की तरफ से इतने पैसे मुझे मिलने चाहिए मेरे बच्चे के लिए। तो कोर्ट जब ये पैसे जो ये अमाउंट डिसाइड करती है, तो क्या वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन या कोई छानबीन, या फिर वो क्या मतलब सोच के ये सब अमाउंट नहीं लिखते? ऑन व्हाट बेसिस है। दे आर एक डिसाइडिंग द अमाउंट्स? पहले तो कुछ नहीं होता था। पहले तो जो डिसाइड कर दिया, जो जज साहब के दिमाग में आया वो लगा दिया उन्होंने प्रिजम्पशन बेसिस पे। हम्म। उसके बाद में फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक कुसुम शर्मा का जजमेंट आया जिसमें इनकम एफिडेविट की बात करी गई कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों इनकम एफिडेविट देंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं पड़ता कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। हम्म। तो इनकम एफिडेविट वहां से स्टार्ट हुआ। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश वर्सेस नेहा का जजमेंट आया। वहां पे उन्होंने बोला कि आप इनकम एफिडेविट दीजिए, दोनों पार्टीज ऑल ओवर इंडिया में हर एक कोर्ट में जहाँ पे भी आपका डिस्प्यूट है, जहाँ पे भी मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, जज साहब उसे देखेंगे। फिर देन ही विल डिसाइड कि कौन सा ज्यादा कमा रहा है, कौन सा कम कमा रहा है। उसके साथ में आप डिफरेंट 3 साल के आईटीआर, बैंक बैंक स्टेटमेंट, ये सब एनेक्स करेंगे। उसके बाद ही हम इसमें प्रूव कर पाएंगे कि रादर देन कि किसको मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट और क्यों है। तो उसके बाद अब जो हो गया है रूल, वो रजीज वर्सेस नेहा के जजमेंट के बाद में, कि कोई भी इंटरम मेंटेनेंस हो या कोई सी भी प्रकार की मेंटेनेंस हो, आपकी तभी डिसाइड होगी जब आप इनकम एफिडेविट फाइल करने के बाद में उसको रीड करेंगे। और इनकम एफिडेविट के बाद ही आप डिसाइड करेंगे कि क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस कितना होगा। हम्म। ओके। और एक छोटी सी मिथ है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे मेन साइड मूवमेंट में भी काफी ऐसे ग्रुप्स हैं जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में वो मिथ क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि हाफ बेक्ड नॉलेज मिल गया तो ठीक है। तो अभी रिसेंटली मेरे को पता चला कि कुछ एनजीओ के ग्रुप्स में ये मिथ चल रहा है बहुत ज्यादा, कि हस्बैंड को इनकम एफिडेविट सबमिट ही नहीं करना होता जब तक वाइफ सबमिट ना करते, और उसके 4 हफ्ते के बाद सबमिट करना होता है। तो ऐसा कल भी मेरे सामने एक आया था क्वेश्चन। और वो इसलिए आया था क्योंकि वो भी एक मेंस राइट्स एनजीओ से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, एमआरए है। और उसने कहा कि मेरे को ये बताया गया एक पर्टिकुलर एनजीओ में, जिसका वो पिछले 4-5 साल से वहां पे जाता है और उनका मेंबर है, और यहाँ तक कि वो खुद भी लोगों की काउंसलिंग करता है। तो लोगों को काउंसलिंग देता है और वो खुद बताता है कि ऐसा ऐसा रूल है। हम्म। मेजर इशू क्या आता है कि रजनी वर्सेस नेहा में जो लिखा गया है, वो लिखा गया है कि जब भी पिटिशन फाइल करेंगे आप, जो भी औरत पिटिशन फाइल कर रही है फॉर मेंटेनेंस, वो उसके साथ में इनकम एफिडेविट भी फाइल करेगी। और उसके 4 हफ्ते के बाद में हस्बैंड अपना इनकम एफिडेविट रिप्लाई फाइल करेगा। तो जो इनकम एफिडेविट का जो 4 हफ्ते का टाइम है, वो स्पीडी ट्रायल के लिए एक तरीके से देखा गया है, ताकि जल्द से जल्द, मतलब विद इन आफ्टर 1 मंथ, वुमेन को मेंटेनेंस मिलना स्टार्ट हो जाए। बट यहाँ पे होता है क्या कि आप जब भी पिटिशन फाइल करते हैं, जो भी औरत, अगर कोई भी विक्टिम या कंप्लेनेंट जो भी पिटिशन फाइल कर रही है, उसके साथ में इनकम एफिडेविट नहीं लगाते, तो ऑब्वियसली वो वाली चीज तो वहीं खत्म हो गई। और उसके बाद में कहीं भी ये मेंशन नहीं है आगे पूरे पूरे के पूरे के जजमेंट में कि 4 हफ्ते का टाइम स्पेसिफिकली आपको दिया जाएगा टू फाइल एन इनकम एफिडेविट आफ्टर फाइलिंग द इनकम एफिडेविट बाय कंप्लेनेंट। ऐसा कहीं पे उसमें पूरे में नहीं मेंशन है। बट वो मेथ है, एक जगह से स्टार्ट हो गई है तो वो पूरे में फैलती चली जा रही है। ओके। और ये जो फॉल्स 498 केसेस होते हैं, यहाँ पे जो वाइफ को अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए जो एविडेंस देने की जरूरत पड़ती है, उसके लिए कोर्ट उसे काफी टाइम देती है। दैट्स हाउ कोर्ट वर्क्स। नाउ ऐसे सिचुएशंस में जो हस्बैंड के साइड के जो लॉयर है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? वो क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे जो केस है वो हस्बैंड के फेवर में वो ला पाए? क्योंकि एविडेंस तो वो लड़की प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, बहुत टाइम हो चुका है। तो दैट ऑटोमेटिकली प्रूव दैट शी इज समवेयर लाइक रॉन्ग। तो क्या कर सकते हैं हस्बैंड के साइड के लॉयर जिससे कि वो केस अपने फेवर में ला सके? हाँ, ठीक है। तो एज एन लेमैन आदमी, मतलब सभी व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि अगर हमारा केस 2017 में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद में आज 2022 हुआ, पिछले 5 साल से और जो वाइफ है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही अपने एविडेंसेस। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका केस किस स्टेज पर है।
हम्म। क्या आपका इंटरिम का सारा एप्लीकेशन खत्म हो चुके हैं? क्योंकि हमेशा कोई भी केस जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उसमें जो इंटरिम एप्लीकेशंस होती हैं वो देखी जाती है, उस पर बहस होती है और उस पर डिसाइड किया जाता है कि इंटरिम जो एप्लीकेशन है जब वो डिस्पोज ऑफ हो जाती है तब आपकी मेन पिटिशन पे केस आता है। मेन पिटिशन पे जब केस आता है उसके बाद उसकी नेक्स्ट स्टेज होती है कि आपका ट्रायल स्टार्ट होगा। जब आपका ट्रायल स्टार्ट हो जाता है देन पीई की स्टेज आती है, दैट इज प्रोसिक्यूशन एविडेंस। तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस में सबसे पहले हम कंप्लेंट जो पिटीशन होता है उसका एविडेंस हम नोट डाउन करते हैं और उसके पे ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन एंड एविडेंसेस होते हैं। तो जब हम डीवी की बात करते हैं तो डीवी में बाय वे ऑफ एविडेंस एफिडेविट सबमिट किया जाता है। जो एविडेंस है वो बाय वे ऑफ एफिडेविट जाता है और वहां उस पे ही आप फिर क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। सिमिलरली आप जब 490 के ट्रायल की बात करते हैं तो उसका जब हमारा पीई का स्टेज आता है तो उसके बाद में उसे नोटिस इशू किया जाता है जो कंप्लेनेंट है उसको। नोटिस इशू करने के बाद में अगर वो नहीं आती है जो समन उसको दिया गया वो उसके बाद में भी वो इशू नहीं आ रही है देन उसको दोबारा से री इशू किया जाएगा। फिर एक बेलेबल वारंट निकाला जाएगा, उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट निकाला जाएगा। दैट मीन्स कि पुलिस मेक श्योर करेगी कि वो नेक्स्ट जो हियरिंग है उस पे अपीयर हो कोर्ट के अंदर और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन खत्म हो तभी उसका होगा। तो एम्पिल अपॉर्चुनिटी जो दी जाती है एविडेंस के स्टेज पे वो एक लिमिटेड होती है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर आपका पीई स्टार्ट हो गया है तो आपको 1 साल 2 साल 3 साल तक आपको वही अपॉर्चुनिटी दोबारा दी जा रही है। वो अगर अक्यूज को ऐसा लग रहा है कि कोर्ट सामने वाले व्यक्ति को पीई के लिए बार बार टाइम दे रही है विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन या जो रीजन है वो जस्टिफाइड नहीं लग रहा है हम्म। देन यू कैन रेज योर ऑब्जेक्शन स्टेटिंग कि जो पीई है पिछले 3 बार से या 4 बार से जो कंप्लेंट है वो अपीयर नहीं हुई है। अगर बेलेबल वारंट उसका निकला है तो ठीक है, नहीं निकला तो आप एनबीडब्ल्यू के लिए उन्हें पुश कीजिए। अगर वहां पे भी आपका सहयोग नहीं हो पा रहा है देन आप हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं फॉर स्पीडी ट्रायल फॉर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ योर होल मैटर स्टेटिंग कि मेरा पिछले 5 साल से चल रहा है, पीई की स्टेज पर भी 2 साल से है, जो कंप्लेंट है वो आ नहीं रही है बट मैं सफर कर रहा हूँ, मेरी फैमिली सफर कर रही है। जो हर एक हियरिंग पे जिनको आना पड़ता है अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी पड़ती है तो आप हाई कोर्ट में स्पीडी ट्रायल के लिए जा सकते हैं। आप लोअर कोर्ट में आप उनको बोल सकते हैं कि अगर नहीं हो रहा है तो इसमें डिसमिस एंड डिफॉल्ट आप कर दीजिए या फिर आप उनको लास्ट एक पब्लिकेशन ऑर्डर निकाल दीजिए। पब्लिकेशन ऑर्डर के बाद में भी अगर नहीं अपीयर होते हैं देन आप इस मैटर को डिसमिस एंड डिफॉल्ट कर दीजिए। तो ये सारी चीजें भी हैं, जितने भी मेजरली जितने लॉयर्स हैं वो इससे वाकिफ होंगे ही होंगे। और हम्म। मेजर चीज एज अ लेमैन लोगों को लगता है कि हमारा केस को हमारे जो केस है वो पिछले 5 साल से चल रहा है, 6 साल से चल रहा है और हमारे केस में कुछ हो नहीं रहा। हम्म। या मतलब एविडेंस पे नहीं है बट मेजरली वो ये चीज देखते नहीं है कि हमारा जो ट्रायल है वो किस स्टेज पे है। क्या हम अभी तक इंटरिम पे लटके हुए हैं या इंटरिम पे अभी भी हमारा केस रुका हुआ पड़ा है। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पहले देखो कि आपका केस कौन से स्टेज पे है, आपके स्टेज जो है वो कहाँ तक पहुंचा है, उसके बाद में क्या रीजन दिए जा रहे हैं। तो वो चीजें इंपॉर्टेंट है आपको देखना, उसके बाद में ही आपका सही कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किया जा सकता है कि आपको एग्जैक्टली क्या स्टेप लेनी चाहिए। हम्म। क्योंकि अभी हम लोग केवल जो डॉक्टर होता है वो एक स्पेसिफिक चीज की ही मेडिसिन देता है, उसके पास दवाई तो पूरे मेडिकल स्टोर भरा हुआ है। बट आपको क्या हुआ और आपका क्या आपकी बीमारी पे कौन सी टेबलेट इफेक्ट करेगी वो तभी पता चलेगा कि आपकी आपकी पूरे बॉडी की जांच करके क्या एग्जैक्टली बीमारी है क्या। तो हम्म। वो जो पूरा ट्रायल है वो बहुत बहुत बड़ी चीज है। उसके अंदर में कौन से स्पेसिफिक पॉइंट है कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है वो आपको तभी पता चलेगा जब उसके बारे में सामने वाले व्यक्ति को पता चलेगा, तभी मैं बता पाऊंगा एग्जैक्टली आपको क्या करना है। उसके बगैर तो हम्म। नहीं मैं एक सलाह दे सकता। ओके। और अगर ऐसा हो रहा है कि हाई कोर्ट में ही ये केस चल रहा है एंड द वुमन इज नॉट प्रेजेंट इन एनी ऑफ द डेट्स, उसके लॉयर चलाए जा रहे हैं केस को, तो क्या ये भी एक पॉइंट है जहाँ पे लड़के के फेवर में केस जा सकता है? क्योंकि ऐसे मैंने कई सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे जो वुमन है वो प्रेजेंट नहीं है लेकिन लॉयर्स भी उस केस को चलाए जा रहे हैं। ऊपर से कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि जजेस है वो थोड़ा बायस्ड होते हैं वुमेन की तरफ, इसलिए वो भी उतना उस चीज को प्रॉपरली कर नहीं मतलब जजमेंट देते बायस नहीं की है। जगह फेवर वाला वर्ड यूज कर सकते हैं rather than हम्म। गोइंग फॉर बायसनेस। फॉर जुडिशरी वी कैन यूज द टर्म फेवर, हम्म। फेवरेबल। हम्म। उनकी तरफ फेवरेबल इसलिए होती है क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी पे अपॉर्चुनिटी उन्हें देते रहते हैं कि हम्म। जो हमारा एक नजरिया है ना मैट्रिमोनियल केसेस को देखने का, जुडिशियल जो माइंडसेट है वो ये है यार इस केसेस में तो कुछ नहीं हो रहा है, इस केसेस में तो सेटलमेंट होना है तो इनको आगे लिंगर ऑन करते रहो मैटर को जब तक दोनों लोग परेशान होकर सेटलमेंट की पोजीशन पे ना आ जाए। ये हम्म। रियल माइंडसेट है जुडिशरी का।
ओके। तो इस माइंडसेट की वजह से होता क्या है कि वो लिंगर ऑन करवाते हैं मैटर को, कि चलो हस्बैंड को भी परेशान होने दो, वुमेन को भी परेशान होने दो, एंड में क्या करेंगे, सेटलमेंट करके खत्म कर लेंगे खुद ही मैटर, क्योंकि इन लोगों का किसी भी केस में कितने एविडेंसेस होते नहीं है, और उनसे ज्यादा हम्म। इंपॉर्टेंट बाकी सारे केसेस उनको लगते हैं जो सीरियस क्राइम्स ऑफेंसेस है जो हुए हैं, उसमें ज्यादा अपना वो अपना पावर देना चाहते हैं, अपना दिमाग का यूज करना चाहते हैं वहां पे। क्योंकि अगर आप बात करने लग जाओ कि मेरे केसेस में सारे एफएसएल रिकॉर्ड्स मंगवाए जाएं, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर इतने सीरियस जो सीबीआई के केसेस होते हैं, एनआईए के केसेस जो होते हैं, वहां पे एफएसएल में टाइम लग जाता है, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड लेबोरेटरीज है एफएसएल के लिए। तो आप क्या, अगर हम सारे मैट्रिमोनियल केसेस के जो मैक्सिमम केसेस है उनके केसेस में अगर आप एफएसएल पे डिपेंड होने लग जाओ और बोलो कि नहीं मेरा ये जो आर्टिकल है इसके एफएसएल रिपोर्ट इस आर्टिकल की मंगवाई जाए, देन आपको 3-4 साल तक तो केवल अपनी एफएसएल रिपोर्ट के लिए वेट करना पड़ जाएगा। इतना लंबा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए वो हम्म। वहां पे नहीं दे जाते, वो उस चीज को पे नहीं जाते हैं। वो बहुत लाइटली लेते हैं मैटरनल केसेस को, वो हम्म। बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। अगर इसलिए ये 492 के केस की केसेस बात करी काफी जाए तो कुछ states है लंबे समय तक इसलिए शायद ये पेंडिंग रहते हैं, क्योंकि वो सीरियसली प्रोलॉन्ग जजेस भी। किए जाते हैं, हाँ। प्रोलॉन्ग किए ओके। जाते हैं यही सोच के कि अभी नहीं तो 4 साल बाद, अभी नहीं तो 10 साल बाद आराम से दोनों बैठ के सेटलमेंट कर लेंगे। ओके। तो और ये जो ऐसा जो केसेस है जो मतलब 498 ए की ही बात कर रही हूँ मैं, जो फॉल्स प्रूव हो जाते हैं कहीं ना कहीं, तो इन द एंड क्या लड़के को मेंटेनेंस या एलिमनी देने की मतलब जरूरत पड़ती है, मतलब देना ही पड़ेगा उसे? मेंटेनेंस का केस अलग होता है, मेंटेनेंस का केस अलग होता है, मेंटेनेंस का हम्म। केस बहुत डिफरेंट होता है। और 498 का केस अलग होता है, मैंने स्टार्टिंग हम्म। में बोला 498 एक क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल ऑफेंस है। वहां पे कंपनसेशन, वो वहां पे मेंटेनेंस और एलिमनी की बात नहीं होती है। तो अगर हम एलिमनी पर्टिकुलरली की बात करें तो केवल एचएमए में है, वो भी डिवोर्स के सेक्शन में। अगर कोई कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल करता है सेक्शन अंडर सेक्शन 13(1)(a), सेक्शन 13 हम्म। में मैक्सिमम क्रुएलिटी पे वो लोग फाइल करते हैं, तो वहां पे हम्म। एलिमनी की बात होती है केवल और केवल। उसके अलावा एलिमनी की बात कहीं और नहीं है। अगर हम सेक्शन एचएमए अगर हम देखें, अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट देखें, तो वहां पे एलिमनी की बात नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस में कंपनसेशन की बात की जाती है, वहां पे मेंटेनेंस की बात की जाती है, वो सेपरेट इशू हो जाता है। हम्म। तो आप एज एन अगर आप मिक्स एंड मैच करेंगे तो फिर आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर इसलिए हम्म। आपको पहले समझना पड़ेगा हम लोग किस किस की बारे में क्या बात कर रहे हैं। और अगर आपका मेंटेनेंस का केस खत्म हो जाता है और ये प्रूव हो जाता है कि आपको आप मेंटेनेंस नहीं देनी है और वो चीज सेल्फ सफिशिएंट, शी कैन टेक केयर ऑफ हरसेल्फ, तो हम्म। आपका ऑब्वियसली मेंटेनेंस जीरो हो गई। और आप उस ओके। दी और पहली दी हुई मेंटेनेंस को भी रिक्लेम कर सकते हैं। ये प्रोविजन आप आपके पास पावर है, आप जाके बोल सकते हैं कि वो मेंटेनेंस मेरी गलत लगाई गई थी, इंटरमेंट फाइनल मेंटेनेंस में मेरा ये ऑर्डर आया है, जो हम्म। वो दूसरे जो इंटर मेंटेनेंस में आपने जितने भी पैसे दिए उसके रिकवरी सूट आप फाइल कर सकते हैं, आप रिकवर कर सकते हैं। दूसरी हम्म। बात रही 498 के ट्रायल की। 498 के ट्रायल में आपका आ जाता है कि आपका एक्विटल हुआ है। पहली चीज को आपका एक्विटल कैसे हुआ है, आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया है कि आपका क्लियर एक्विटल है। तो यहाँ पे जब बात आती है कि क्लियर एक्विटल हो गया, तो 182 211 में मेजरली लोगों का होता है कि माना चलो इसमें प्रोसीडिंग में जाएंगे। बट वहां पे भी एक आदमी, मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के पास पावर नहीं है, वहां पे मजिस्ट्रेट के पास पावर है दैट दे कैन इनिशिएट दोज प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द कंप्लेनेंट और द पिटिशनर, ओके। नॉट द ओके। अक्यूज हैव दैट पावर। हम्म। ओके। और जब भी एक लेडी को अरेस्ट करने की बात आती है, तो ये आई थिंक सबको पता ही है कि वन कैन नॉट अरेस्ट अ लेडी बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट। तो ये जो बीच राइट। का टाइम होता है, ये क्यों ऐसा है? लाइक व्हाई कांट यू अरेस्ट? क्या पता वो ये लेडी एक बहुत बड़ी पहले क्रिमिनल है। पहले के टाइम में जब ये लॉ बना था, जब ये कानून आया था, तब यही माना माना जाता था कि औरत को आप शाम के टाइम में उस पे एक दया दृष्टि कहे या फिर एक नजरिया कहे कि आप रात को मत लेके जाइए, इट्स नॉट सेफ, ये बोला जाता है। हम्म। और क्राइम कमिट होने की ज्यादा संभावना रात में होती रादर देन डे टाइम। तो डे टाइम एक सेफ टाइम बोला गया है, जहाँ पे मैक्सिमम लोग घरों से बाहर होते हैं, मैक्सिमम लोग अपने काम पे जाते हैं और भीड़ भाड़ होती है। तो दिन का टाइम ही हमेशा चुना गया है कि अगर आपको अरेस्ट करना है किसी लेडी को, तो आप आफ्टर सनसेट नहीं कर सकते। आपके पास हम्म। लेडी कांस्टेबल भी होने चाहिए, और बिफोर सनसेट आप उसे अरेस्ट कर सकते हैं और प्रोड्यूस कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के आगे। और आपका विद इन 24 आवर्स में उसकी एमएलसी होएगी, और तो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट उसका जनरेट होगा, और उसके बाद में आप मजिस्ट्रेट जो भी ऑर्डर दे, वेदर ही वांट्स टू सेंड दैट वुमेन टू जुडिशियल कस्टडी और दी पुलिस कस्टडी, ये उनके ऊपर है।
हम्म। और पुलिस तो किस चीज यहाँ का डिमांड करती है वो उनके ऊपर। ओके, हाँ। तो यहाँ मैं और एक सवाल आपसे पूछूंगी कि जैसे कि आपने कहा है कि एक लड़की को अरेस्ट करना है या लेडी को अरेस्ट करना है तो एक वुमेन कांस्टेबल का होना बहुत जरूरी है। तो जब एक मेल को अरेस्ट किया जाता है तो उसको एक लेडी कांस्टेबल भी टच करेगी, मेल भी टच करेंगे, उस पे टॉर्चर करेंगे, ये सब होता आ रहा है। तो क्यों ये क्यों नहीं है कि एक मेल को मेल ही अरेस्ट कर सकता है जबकि एक लेडी को लेडी ही अरेस्ट कर सकती है, तो ये क्योंकि डिफरेंस ऐसा क्यों लॉ है? में कहीं पे लिखा ही नहीं है, क्योंकि लॉ में ऐसा कोई रूल ही नहीं बनाया गया आदमियों के लिए। ओके। दैट्स द इशू। हमारे लिए कोई रूल नहीं है, हमारे लिए कोई लॉ नहीं बना हुआ कि अगर आपको अरेस्ट करना है तो एक स्पेसिफिकली इतने बजे से इतने बजे तक की कोई अरेस्ट कर सकता है, ये चीज ये कोई व्यक्ति होना चाहिए। हम्म। जो अरेस्ट का प्रोसीजर है वो 41A में है, नहीं 41 में है। 41A उसका एग्जेम्पशन है, 41B एक और है कि आप 41A कैसे अप्लाई करेंगे, वो 41B में दिया हुआ है। तो अरेस्ट जो है 41 में पूरा का पूरा प्रोसीजर है कि आप कैसे अरेस्ट करेंगे। आप उसका अरेस्ट मेमो बनाएंगे, सीजर मेमो बनाएंगे, जिसे अरेस्ट एंड सीजर मेमो भी बोल दिया जाता है। उसके बाद में फिर आप उसमें कोई विटनेस है या नहीं है, उसमें क्या चीज उसके पास थी, वो सारा एक बनाया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है उसका पूरा, डॉक्यूमेंटेड चीजें होती हैं। अगर उसका वॉलेट है तो वॉलेट में कितने रुपए हैं वो सारी चीज नोट डाउन होगी। हम्म। तो पूरा प्रोसीजर है, बट वहां पे ये चीज कहीं पे, ये कॉलम कहीं पे नहीं है कि अगर कोई आदमी को आप अरेस्ट कर रहे हो तो आप इतने बजे से लेकर इतने बजे तक अरेस्ट करोगे और ये टाइम पीरियड में अरेस्ट नहीं करेंगे, ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है, नहीं ओके। हमारे पास कोई ऐसा लॉ है। लॉ नहीं है तो क्या ऐसे लॉ बनने की कोई संभावना है या अभी तक कोई अभी तो संभावना? नहीं है कोई, अभी तो कोई नहीं ओके। है। अगर कोई होगी नहीं है। फ्यूचर में, सब लोगों को लगेगा और सब लोग साथ में आएंगे तो ऑब्वियसली हो सकती है। बस जी जी। अगर एक आवाज बड़े जगह से निकल के और बड़े लोगों, मतलब बड़े लोगों इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट इन नंबर्स, कि ज्यादा हम्म। लोग अगर होंगे और ज्यादा लोग मिलके अगर एक बात बोलेंगे और एक आवाज उठाएंगे, तभी वो इतना इफेक्ट कर पाएगी कि उसके लिए आपके लिए एक कानून बन पाए या जेंडर बिल्कुल न्यूट्रल लॉज आ सही पाए। बात है। तो हम्म। मैं इसलिए एक बहुत बड़ी लड़ाई है, ऐसा नहीं है कि आज हमने सोचा कि ऐसा ये गलत है और कल को ऐसा हो गया। तो इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हम हर एक फ्रंट पे इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और जितने मैक्सिमम लोग हैं वो सभी अपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ इनपुट दे रहे हैं और अपनी तरीके हम्म। से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और वो लड़ाई जब तक और बड़ी नहीं होगी तब तक इसमें कुछ ज्यादा नहीं हो सकता। तो हम्म। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये लड़ाई और बड़ी हो, और बिल्कुल। अदरवाइज ये फिर एक फेलियर ही बन के रह जाएगा। बिल्कुल। तो आप हमारे जो फॉलोअर्स है, जो ऑडियंस है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? हाँ, मैं आज मतलब सबको नहीं बट स्पेसिफिकली आदमियों को एक एडवाइस देना चाहता हूँ या सुझाव देना चाहता हूँ या सलाह देना चाहता हूँ, आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। आज मेजरली इश्यूज क्या आ रहा है आज की डेट में, जो देखा गया है कि आदमी के सामने जो इश्यूज आ रहे हैं ना, वो उसको कहीं पे एड्रेस नहीं कर पा रहा है, उसको कोई मंच ऐसा नहीं मिलता जहाँ पे वो उन इश्यूज को एड्रेस कर पाए। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि आदमी को लगता है कि बस यार मेरी मेरी ये कोई बात सुनने वाला हो, भले ही वो उसका कोई स्पेसिफिकली जवाब ना दे या उसका कोई सोल्यूशन ना बताए, बट बस मेरी बात सुन ले कुछ टाइम के लिए। और एक शादी में या फिर एक रिलेशनशिप में, हर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप बोलो या एक मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप बोलो, तो वहां पे भी जो इशू क्रिएट, जब कोई भी रीजन की वजह से अगर होता है, मे बी ईगो क्लैश है, कोई भी रीजन एक्स वाई जेड, तो सबसे पहले वो अपने फ्रेंड्स के पास जाता है जो उसका सपोर्ट सिस्टम है, जिनके साथ वो उठता बैठता है रोजाना। तो अगर चार दोस्त हैं और वहां पे किसी एक व्यक्ति के साथ में कोई इशू चल रहा है, या तो उसकी उसके गर्लफ्रेंड के साथ में कुछ ब्रेक इशू चल रहा है, या उसका उसकी वाइफ के साथ में कोई इशू चल रहा है, और वो उनके पास जाता है और बोलता है कि मेरी वाइफ के साथ में नहीं बन रही है, मेरी मेरी गर्लफ्रेंड के साथ में नहीं बन रही है, तो उन चार में से कोई एक तो ऐसा होगा जो बोलेगा क्या यार तू अपनी वाइफ को नहीं संभाल पा रहा है, या क्या यार तू अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं संभाल पा रहा। कहीं ना कहीं वो उसमें कहीं ना एक सेक्सुअल एंगल भी लेके आ जाएंगे, बोलेंगे कि हम्म। कि तू कैसा मर्द है यार, तू अपनी वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, या वाइफ को गर्लफ्रेंड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, जी वो जी सेटिस्फेक्शन बिल्कुल। पे पहुंच जाएंगे। हम्म। तो इशू कहाँ पे आएगा कि वो बात कुछ और करने आया था, उसकी प्रॉब्लम कुछ और थी जो सेक्सुअली कहीं से कहीं कनेक्टेड नहीं थी, कुछ ईगो क्लैश था जो सॉर्ट आउट वो करवाना चाहता था, बट उसकी किसी ने सुना नहीं। हो सकता है उसका मजाक बनाना स्टार्ट करते हैं किसी बात को लेके, या मॉकरी बनाना स्टार्ट करते हैं कि कैसा मर्द है यार ये, देखो, या कैसा है ये अपनी गर्लफ्रेंड तक को नहीं संभाल पाता, ये कैसा बॉयफ्रेंड है। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा ना, उसके सामने अगर ऐसी कोई भी इशू होगा, वो इन लोगों के पास दोबारा नहीं जाएगा। उनको लगेगा यार ये लोग तो मजाक उड़ाते हैं, ये लोग मेरी बात समझते ही नहीं है।
तो उसका जो एक सपोर्ट सिस्टम था वो तो वहां पे खत्म हो गया। उसके बाद में दूसरा उसका सपोर्ट सिस्टम उसके रिलेटिव या उसके पेरेंट्स होते हैं। तो अपनी वाइफ के से जो इशू चल रहा है वो अपने किसी रिलेटिव को बताएगा, जो वो बोलेगा कोई बात नहीं, टेंशन ना ले, मैं बात करके देखता हूँ तेरी वाइफ से, मतलब या मैं भाभी से बात करके देखता हूँ, या मैं इससे XYZ से बात करके देखता हूँ। तो वो फिर उसे फोन पे जो भी बातचीत होगी तो एंड में जाके हस्बैंड को, जो लड़का है, उसको जाके समझा देंगे कि यार तू ऐसा करना, तू अब से ऐसा ट्राई कर। मतलब उसको ही जाके उल्टा समझा देंगे कि तेरा अगर ये नहीं चल, अगर ये इशू आ रहा है तो एक काम कर, गलती थोड़ी सी तेरी ही गई तो तू इसमें अब से ऐसा करा कर, कि उसको बाहर घुमाने ले जाया कर, अरे यार तू थोड़ा सा झुक जा, कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा और फ्लेक्सिबल हो जा, थोड़ा और झुक जा। तो उसको वो उल्टा समझा के आ जाएंगे, उसका हम्म। प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करेंगे, उसकी काउंसलिंग उल्टा रिवर्स काउंसलिंग करके आ जाएंगे कि तेरी ही गलती थी इन सब में, इस लड़ाई में भाभी की कोई गलती नहीं थी, तेरी गलती थी। और तू अगर गलत नहीं होता तो भाभी ये स्टेप नहीं उठाती है तेरे ऊपर, कुछ बेलर उठा के नहीं मारती है, कुछ ऐसा नहीं करती है। वो लोग उल्टा उसको समझा के आ जाएंगे। फिर उस व्यक्ति को लगेगा कि क्या यार, मैं अपने रिलेटिव के पास गया और मेरे उन्होंने कुछ नहीं समझाया, मैं अपने दोस्तों के पास गया तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं समझाया, फिर वो अपने पेरेंट्स के पास जाएगा। पेरेंट्स क्या सलाह देंगे कि ऐसा करो, तुम एक बच्चा कर लो, तब सब ठीक हो जाएगा एक शादी में। तो वो बोलेगा कि ये कौन सा सोल्यूशन हो गया मेरी प्रॉब्लम का, मेरे प्रॉब्लम तो ये है कि अगर कल को कोई बेबी हो गया इस कंडीशन में, तो वहां पे तो अगर डिवोर्स होता है तो चाइल्ड एलिनेशन हो जाएगा, उस बच्चे का फ्यूचर का क्या होगा। हस्बैंड उस बात को सोच रहा है, बट उसके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं कि नहीं नहीं यार, एक बच्चा कर लो, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उनका सोल्यूशन एक ही होता है कि बच्चा है तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व, कि तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी, तुम्हारी बीवी के ऊपर भी जिम्मेदारी आ जाएगी, तो सब कुछ अच्छा अच्छा चलेगा, सब हैप्पी हो जाएगा। करण जौहर की मूवी का एक एंड की तरीके से। बट ऐसा नहीं होता रियलिटी में। क्योंकि क्या होता है, हमारे यहाँ एक एक्सपेक्टेशन नाम की बहुत बुरी बीमारी है। तो एक्सपेक्टेशन में क्या होता है कि हम एक्सपेक्टेशन करने लग जाते हैं। एक्सपेक्टेशन कैसे, कि हमारी जो शादी होगी वो करण जौहर के जैसे एक कोई एकदम लेविश स्टाइल में होगी, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए होने चाहिए। और ऐसा नहीं कि हस्बैंड ने डिमांड करो कि नहीं नहीं मेरी एक लेविश शादी करो, वो कहेगा यार सादा सिंपल शादी कर लो, मुझे ज्यादा कुछ नहीं है। बट वो उस वाइफ का एक हमेशा से रहेगा कि नहीं नहीं यार, मेरी एक ही तो बार तो शादी होनी है, तो ये बहुत पॉम्प एंड शो, मतलब ऐसे ही होने चाहिए कि जैसे किसी ने ना देखी हो, मेरी सारी फ्रेंड्स की तारीफ करें, मेरी प्री वेडिंग से वो शूट्स पे हो, पोस्ट वेडिंग शूट्स हो, हल्दी शूट्स हो, इसके स्पेसिफिक ड्रोन के एंगल से देखे जाए, ये सारे चीजें होनी चाहिए। ये उनका एक, कुछ लोगों का होता है, मेजरली सबका नहीं होता होगा, बट कुछ लोग ऐसे हैं तादाद में जिन लोगों का ऐसा फैंटेसी होती है। और शायद हो सकता है उनके बारे में ठीक, उनकी सबसे ठीक भी होगी, बट बाद में यही सारे जो उनकी उन्होंने खुद अपनी मर्जी से खर्चे किए होते हैं ना, वो बाद में वो डाउरी डिमांड बन जाता है। दिक्कत वहां पे आ हम्म। जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम के बारे में मैं बात कर रहा था, कि जहां पे इस व्यक्ति को जो प्रॉब्लम हुई, इसने सबको बता दिया, पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स ने भी उसको बोल दिया कि तुम बच्चा कर लो, या फिर कुछ बोला कि नहीं तू बेटा ऐसा कर, तू वैसा कर, तू ऐसा कर, तू भाई बहू को चल कहीं बाहर लेके चला जा, चलो बहू को हॉलीडेज पे सिंगापुर लेके चला जा, हो सकता है सब ठीक हो जाए। तो बट ऐसा, वो उस प्रॉब्लम को कभी एड्रेस नहीं करता है। बोलते हैं ना कि जो प्रॉब्लम है जो रूम के अंदर में, आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे हो, उसके आगे पीछे भागे जा रहे हो। तो आगे पीछे सब भागते रहते हैं, वो सब कोई भी जो उस प्रॉब्लम को रियलिटी में फेस नहीं करना चाहता, ना ही उसे एड्रेस करना चाहता है। तो मेजरली होता क्या है, आदमी बंध के रह जाता है एक उस अपने ही मन में, जब हाँ उसे लगता है कि यार मैंने सबको अपनी प्रॉब्लम एड्रेस करने की कोशिश करी, सबको बताने की कोशिश करी, बट मुझे कोई सुनना समझ नहीं रहा, मेरी कोई सुन नहीं रहा कि मेजर इशू है क्या, मेरी मैं कहाँ पे गलत हूँ, कहाँ पे सही, मुझे बताने वाला कोई नहीं है। या मैं कहीं पे गलत हूं भी, हो सकता है मेरी वाइफ ही गलत है, बट मेरे मुझे कोई समझाने वाला नहीं है। और मैं किससे पूछूं कि क्या सही है क्या गलत है। उसके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं रह जाता, वो एक आइसोलेट व्यक्ति बन के रह जाता है। तो उसके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो ऐसे ही इस रिलेशनशिप में रहे एज अ विक्टिम बन के, और बट बाहर सब लोगों को यही लगे कि नहीं वो विक्टिम नहीं है, वो तो एक नॉर्मल अपनी लाइफ जिंदगी जी रहा है, बट अंदर से वो घुट रहा है। तो मेजरली हम्म। ऐसे केसेस में क्या होता है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट होता है। तो अगर उसमें सक्सेसफुल रहा तो ऑब्वियसली एक और उसका काउंट बढ़ जाएगा, 198,000 समथिंग वाले जो काउंट है वो बढ़ जाएगा। नहीं होगा तो क्या होगा, फिर उसके ऊपर जब प्रॉब्लम बढ़ जाएगी तो उसके ऊपर, अगर उसने एक बार एड्रेस कर दिया सीरियस वे में, तो उसके ऊपर क्या आएगी, एक तलवार लटक जाएगी केसेस की। एक हम्म। नॉर्मल फैमिली, इंडियन फैमिली में क्या होता है कि अगर वो पुलिस को अपने दरवाजे पे भी देख लेना, तो पूरे मोहल्ले में बातें होना स्टार्ट हो जाती है, पूरे गली में बातें होना स्टार्ट हो जाती है कि यार देखो इनके यहाँ तो इनकी बहू ने तो पुलिस में कंप्लेंट कर दी, देखो इनके यहाँ पुलिस आई है। हम्म। और इंडियन सोसाइटीज में क्या होता है, ये लोग सोचते हैं कि अगर पुलिस आ गई तो दैट मीन्स कि हमारी बेइज्जती हो गई, हमारी इज्जत चली गई, अब हमारी इज्जत किसी काम की नहीं रही, और अब
और लड़के को ही सुना दिया जाता है। और वो शायद घर वाले चाहते नहीं है सुनाना, बट जाने अनजाने में कह देते हैं कि आज तक हमारे खानदान में किसी ने पुलिस स्टेशन का दरवाजा तक नहीं देखा था। आज तेरी वजह से हमें पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। हम्म। ये भी लाइन है जो बोली जाती है। तो ये जो दिक्कत है वो वहां पे उस व्यक्ति से, जो रियल विक्टिम है यहाँ पे, वो लड़का, वो हस्बैंड, उसके सपोर्ट सिस्टम नहीं कोई बन पाता। उसको ऊपर उसको अक्यूज करने वाले सारे लोग होते हैं। उसके सबसे करीबी जो लोग होते हैं ना, वही उसको सबसे ज्यादा अक्यूजेशन लगाते हैं उसके ऊपर। उसके गली मोहल्ले वाले होते हैं उसके ऊपर, कहते हैं कि यार जरूर इन्होंने दहेज मांगा होगा तभी बहू ने बुलाया, वरना ऐसे कैसे कोई पुलिस को बुलाता। वो रियलिटी नहीं देखना चाहते। हमारी सोसाइटी जो पूरा सोसाइटी का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, ऐसा बन गया है कि दूसरे क्या पुलिस आ रही है तो इसने कुछ करा है, अगर मेरे यहाँ पुलिस आ रही है तो मैं निर्दोष हूँ। और मेजरली होता ही है कि 90% केसेस इसमें प्रूव नहीं हो पाते हैं, तो उसे हम फॉल्स की कैटेगरी में रखते हैं। और मेजरली सबको पता है रियलिटी क्या है, बट होता क्या है कि जब तक उनके खुद के ऊपर नहीं होगा तब तो उनको लगेगा कि नहीं, सारे डाउरी सीकर है, सारे हम्म। डाउरी वाले ही लोग हैं जिन्होंने दहेज मांगा है इसलिए हुआ है। जब वो आदमी, हमने चार दोस्तों की जो स्टार्टिंग करी थी, अभी वही हम उसी पे ही हैं, बीच में बाकी चीजें डिटेल्स आ गई। जो चार दोस्त वाली कहानी थी वहां पे, उस वो एक व्यक्ति जो विक्टिम है जिसकी हम बात कर रहे थे, वो, उसके ऊपर क्या ऑप्शन रह जाएगा? क्या वो सुसाइड कर ले? क्या वो अपनी वाइफ से डिवोर्स ले ले, या डिवोर्स फाइल करे? तो क्या उसे डिवोर्स मिल जाएगा? इंडिया में तो नहीं मिल पाएगा। कंटेस्ट का डिवोर्स फाइल करता है उसे अगर इजी वे में उसे डिवोर्स लेना है तो म्यूचुअल डिवोर्स ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आईआरबीएम है नहीं, रिलेटिव ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज अभी यहाँ पे है नहीं, लगता नहीं है, जो अब्रॉड में है। तो मेजरली उसके पास ईच क्या रह जाएगा? और सब उसके बाद अगर वो क्या डिवोर्स का प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करता है तो क्या रिपोर्केशंस हो सकते हैं? रिपोर्केशंस क्या होंगे? उसके ऊपर केसेस फाइल हो सकते हैं। 490 हो गया, डीवी हो गया, ये सारे रिपोर्केशंस ही है जो सारे केसेस होते हैं कि, तो क्या वो तैयार है ये सारे रिपोर्केशंस लेने के लिए? क्या उसने अपनी फैमिली की इतनी अच्छी काउंसलिंग कर रखी है कि ये केसेस अगर आएंगे तो आप हमको कैसे डील करना है? तो आदमी लोग उसके लिए तैयार कहीं पे नहीं है। जो तीन व्यक्ति के बारे में बात थी कि वो जो नहीं समझते हैं उसके इशू को, जो उनका दोस्त उनके पास वो प्रॉब्लम लेके आया है उसे वो एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत सीरियस हो सकता है कल के दिन। वो व्यक्ति क्या स्टेप उठाएगा हमें नहीं पता। वो क्या उसके माइंड में चल रहा होगा हमें नहीं पता। और वो उसकी प्रॉब्लम कितनी सीरियस है ये भी हमें नहीं पता, क्योंकि हमने उसे प्रॉपरली एड्रेस करा ही नहीं, हमने प्रॉपरली पूछा ही नहीं कि यार तेरे क्या एक्चुअल रीजन है, क्या क्या हो रहा है, क्या वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है घर के अंदर या नहीं है। क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस ऑन मैन इज अ रियल, इट्स नॉट अ मिथ। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक ऐसी चीज है कि हमने बना दिया और ऐसा नहीं होता, ऐसा हो रहा है, रियलिटी में हो रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस रियल है आदमियों के ऊपर, उनके ऊपर होती है। यहाँ तक कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने जो एक सर्वे करा था वहाँ पे 1.6% बोला था कि टोटल पॉपुलेशन जो है उसमें 1.6 औरतों ने एक्सेप्ट करा है कि वंस और मोर देन वंस उन्होंने अपने पार्टनर पे डोमेस्टिक वायलेंस करा है। तो दैट मीन्स दैट नंबर इफ विल काउंट इन पॉपुलेशन ऑफ 125 100 करोड़, तो वो करोड़ में जाता है नंबर। तो ऑब्वियसली वो हो रहा है, वो एक ऐसी पॉइंट नहीं है कि नहीं हो रहा, बट हमारे पास कोई लॉ नहीं है, कोई रूल नहीं है, तो इसलिए कोई हस्बैंड भी अगर पुलिस स्टेशन जाता है तो उसको पुलिस वाला भी डांट के भगा देता है, और गंदी भाषा हम्म। में कह रहे कैसा है तो वो अपनी बीवी को नहीं संभाल पा रहा है, अरे ये तो पति पत्नी के झगड़ों लेके पुलिस आ गया है। और वहीं पे अगर कोई औरत होगी तो ऑब्वियसली उसकी कंप्लेंट लिख दी जाएगी। बिल्कुल, तो हाँ, उसे भी सही बात सीरियसली है। आजकल लेना थोड़ा सा पुलिस वालों ने तो कम करा है दिल्ली में, तो बाकी जगह का इतना भी नहीं पता कि बाकी जगह क्या है। बट मेजरली दिल्ली में तो एक हस्बैंड का कोई अरेस्ट नहीं है, कोई ज्यादा परेशान नहीं करते अब जितना पहले किया जाता था। पहले हम्म। उसके मैरिड सिस्टर हो, कोई भी हो, कोई दूर दूर का रिश्तेदार हो, जिसके नाम लिखवाए सबको अरेस्ट कर देते थे, हम्म। या फिर उनको एंटिसिपेटरी बेल लेना है, कोर्ट के धक्के खाने पड़ते थे। बिल्कुल। तो वो सारी चीजें भी होती थी पहले यहाँ दिल्ली में। अब एक्टिविज्म के कुछ इफेक्ट्स हुए हैं ऐसे कि अब ये कम हो गई हैं, या बोला जाए बहुत ही रेयर केसेस में होती हैं। हम्म। बिल्कुल सही बात है। और मर्दों की बात अगर कोई सुन ले तो आधी समस्या या परेशानी ऐसे ही खत्म हो जानी है। बट क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए सुसाइड रेट्स इतने बढ़ रहे हैं आजकल। जिसकी भी समस्या है उसकी अगर सुनवाई हो जाए तो काम पूरा हो जाएगा। बट जिसकी हम्म। भी समस्या होती है यहाँ पे क्या होता है, अगर समस्या औरत की है तो सुन लिया जाता है, मर्दों की तो नहीं। तो हम हम्म। इस डबल, मतलब मैं पर्सनली इस डबल स्टैंडर्ड के खिलाफ हूँ, मैं इस हिपोक्रेसी के खिलाफ हूँ।
मुझे ये चीज नहीं चलता। और ये आवाज बहुत पहले से उठानी स्टार्ट करी थी और ये हमेशा चलती रहेगी, ये कभी बंद नहीं होने वाली जब तक ये चीज ठीक नहीं की जाती। जी, बिल्कुल सही बात है। सो मिस्टर सिंह, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और आज आपने जितनी भी बातें कही है, वो डेफिनेटली जितने भी लोग आपको आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और हमें जरूरी है कि ये सारे मर्दों के लिए जरूरी है कि वो एक साथ खड़े हो और एक दूसरे के तकलीफों को समझे, तभी जाके जो हम सब आज चिल्ला रहे हैं कि मेंस राइट्स चाहिए, मेंस राइट्स चाहिए, मेन डे क्यों नहीं सेलिब्रेट होता है, हाँ, ये तभी मुमकिन मेंस, होगा जब, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, या ये आप तभी ये मुमकिन सोचिए होगा। कि फेमिनिज्म, हाँ, आप, मैं सॉरी सॉरी, मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूँ। नहीं नहीं, जी जी आप ये बोलिए। सोचिए कि फेमिनिज्म इस लेवल तक पहुंच गया है कि जो इंटरनेशनल मेंस डे होता है 19 नवंबर, वो उसके अगेंस्ट में कुछ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन यूएन पहुंचे और उन्होंने 19 नवंबर के दिन ही इंटरनेशनल टॉयलेट डे घोषित करवा दिया। हाँ तो अगर आप हाँ सर्च भी करेंगे तो 19 नवंबर जो है, उसमें उसको उसके साथ ही इंटरनेशनल टॉयलेट डे हाँ, डिक्लेयर टॉयलेट डे। करवा दिया गया। तो इससे ज्यादा और क्या दुर्दशा देखेंगे कि आदमियों की है वो रखी है इस टाइम में। और आज की डेट में औरत से ज्यादा आदमी को समझने की जरूरत है। तो इशू क्या आता है कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि जो इशू मेन आता है कि औरत को सारे राइट, सबकी नॉलेज है, वो एकदम अपने जो एवोल्यूशन है उसके साथ चल रही है, बट आदमी कहीं पीछे रह गया है इस दौड़ में। वो नहीं समझ पाया है, उसके पास में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया है, उसके और नहीं समझाया गया, उसकी काउंसलिंग नहीं करी गई है, उसके मुद्दे नहीं उठाए गए हैं, उसके बारे में कभी बात ही नहीं हुई है। तो हम्म। दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड मेन टॉक्स, वो एक लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया। और उसके पीछे आइडिया भी यही था कि हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम लोग ट्रेन करेंगे जो कोई जना नहीं ट्रेन करता, या जो इश्यूज को वो एड्रेस नहीं करता, वो हम एड्रेस उस इशू को एड्रेस करेंगे। तो दोबारा से वो चीज जारी है, धीरे धीरे करके हम लोग जोड़ जोड़ रहे हैं व्यक्तियों को। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलूंगा कि अगर जितने भी ऐसे लोग हैं, जितने भी आदमी हैं जो सोच समझते हैं कि मेंस के इश्यूज है और वो रियल है, फादर्स के इश्यूज है वो रियल है, और ये मुद्दे हैं जो जिन्हें हमें एड्रेस करना चाहिए, तो वो आ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, और इसमें हम लोग साथ मिलके एक लड़ाई को लड़ सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं इस लड़ाई को। So thank you so much for joining us, Mr. Singh, and we look forward to more such discussions with you in the future. And hopefully, श्योर, we all together will bring a change. डेफिनेटली, श्योर। Okay. वी Thank नीड you so much. सच, वी नीड, या श्योर श्योर। थैंक यू। Please, you were saying something? नो नो, आई एम सेइंग कि हमें ऐसे और भी प्रोग्राम्स की जरूरत है जो इस बात को आगे लेके जाए। जी जी, बिल्कुल। कोशिश जारी है। बिल्कुल, थैंक यू। Thank you so much.